स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलवा के बिहारी लाल की जय। 7 फेरों की सीरीज के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये 7 फेरों की सीरीज के सारे जो एपिसोड होंगे वो आपके एग्जाम को ध्यान में रख के तैयार किए गए होने वाले हैं। कल एक एग्जाम है, आप सभी जानते हैं, कल से एक एग्जाम चालू होने वाला है जो कि आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल का एग्जाम है। तो मैंने उसको भी ध्यान में रखते हुए सवाल जो डिजाइन किए हैं। आज की क्लास आरपीएफ कांस्टेबल के लिए तो महत्वपूर्ण होगी, इसके अलावा एसएससी सीजीएल के लिए, एसएससी के लिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा भारत के अंदर, ये 7 फेरों की सीरीज आपको निश्चित रूप से वहां पर काम आने वाली है। ठीक है, चलिए स्वागत है। पूजा, कल्लू, भवानी, महादेव, विक्की, अमर, काजल, सचिन, अंशु, प्रिया, सत्यम, सभी का स्वागत है। आप सभी का राम राम आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरे ध्यान से सवाल देखने। 80 के आसपास सवाल रहने वाले हैं। लगभग 90 मिनट के अंदर हम 80 सवाल करेंगे। लगभग 1.5 घंटे के अंदर आपकी क्लास समाप्त होगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीबों से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर अड़ी होती हैं। और मैंने आपसे सुबह भी कहा था, मैं आपसे अब भी कह रहा हूं कि इस क्लास के अंत में मैं आप सभी के लिए अगले 1 सप्ताह का बेमिसाल टाइम टेबल लेकर आ रहा हूं। अगर आपने ये 1 सप्ताह मेरे साथ फॉलो कर लिया तो आपको जीके जीएस में कॉन्फिडेंस आपका बेहतर होगा। जीके जीएस में आपको पढ़ने में इंटरेस्ट पैदा होगा। जीके जीएस में एग्जाम में आपको थोड़ी सहूलियत महसूस होगी। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन ये 1 सप्ताह आपको जो है पूरा की पूरा मुझे देना पड़ेगा। अगला जो 1 वीक आने वाला है उसका पूरा प्लान आज दिखा दूंगा, सारी क्लास आज शेड्यूल करवा दूंगा। अब मैं अपनी तरफ से सारा काम कर चुका हूं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से सारी क्लासों को अटेंड करना, नोट्स बनाना साथ में। यकीन मानना केवल 1 वीक जो है उसमें आप समझ जाओगे कि जीके जीएस में क्या पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन, आज सब होंगे ना, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, साइंस भी होगा, स्टैटिक भी होगा, सारे पोर्शन होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे कम भू क्षेत्र है। ठीक है, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा आपके महाद्वीप कौन सा, सवाल आपसे ये पूछ रहा है दोस्तों ना। देखो, एक तो आधार होता है कौन सा, एक तो आधार है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, एक तो आधार कौन सा हो गया, क्षेत्रफल हो गया, और एक आधार कौन सा होता है, जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन होता है। दो आधार पे हम जो है इनका क्रम डिसाइड करते हैं। ठीक है, अगर बात क्षेत्रफल की जाए तो पूरे विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, एशिया महाद्वीप जो है, ये पूरे विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो केवल एशिया महाद्वीप का है। ठीक है, इसके बाद बात करूं आपसे तो एशिया के बाद जो अफ्रीका महाद्वीप है आपका वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो एशिया चाहे क्षेत्रफल की बात क्यों ना हो, चाहे आपके जनसंख्या की बात क्यों ना हो, ठीक है, अफ्रीका चाहे क्षेत्रफल की बात क्यों ना हो और चाहे जनसंख्या की बात क्यों ना हो, दोनों में तो पहला दूसरा स्थान दोनों में कॉमन है। चाहे क्षेत्रफल की बात करूं चाहे जनसंख्या की बात करूं, आपके पहला दूसरे स्थान पर एशिया और अफ्रीका आएंगे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थर्ड स्थान किसका आएगा, तो यहां पर थर्ड स्थान जो है क्षेत्रफल में तीसरा स्थान किसका है, उत्तरी अमेरिका जो है इसका क्षेत्रफल में तीसरा स्थान आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल में तीसरा स्थान आपके। इसके बाद कौन है, साउथ अमेरिका जो है क्षेत्रफल में वो चौथे स्थान पर है। कौन है, साउथ अमेरिका क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये 5वें स्थान पर है। अंटार्कटिका महाद्वीप 5वें स्थान पर है। यूरोप आपका 6ठे स्थान पर है। और जो ऑस्ट्रेलिया है ये आपके 7वें स्थान पर। ठीक है, तो अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि क्षेत्रफल के अनुसार क्रम क्या है, तो एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर पॉपुलेशन वाइज पूछूं आपसे, इसमें एशिया पहले स्थान पर है, अफ्रीका आपका दूसरे स्थान पर है पॉपुलेशन वाइज। ठीक है, तीसरे स्थान पर कौन है, तो यूरोप आपका तीसरे स्थान पर है। आपके पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप जो है वो तीसरे स्थान पर। ठीक है, चौथे स्थान की बात करूं आपसे तो नॉर्थ अमेरिका चौथे स्थान पर है। 5वें स्थान पर बात करूं आपसे, साउथ अमेरिका 5वें स्थान पर है। और 6ठे स्थान की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया 6ठे स्थान पर है। और वहीं उसके बाद आप जानते हो अंटार्कटिका जो है, ये अंटार्कटिका आप जानते हो कैसा है, ये मानव विहीन है। ठीक है, सवाल कुछ भी पूछे आपसे, क्षेत्रफल का क्रम पूछे आपसे, कौन दूसरे स्थान पर है, कौन चौथे स्थान पर है, या फिर जनसंख्या पूछे आपसे, दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन सा एक कम भू क्षेत्र वाला आपके स्थान लिखना आपके, तो नंबर लास्ट किसका आएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया आपका ठीक आंसर होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी परमाणुकता एक होती है ना, किसकी एटॉमिसिटी एक होती है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। ठीक है, देखिए परमाणुकता एक का मतलब है जो सिंगल परमाणु भी आपके अस्तित्व में रहता हो वो आपकी परमाणुकता एक। ठीक है, जैसे दोस्तों आप ऑक्सीजन लिखोगे ना आप, तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन आप नहीं लिख पाओगे ना। अगर आप नाइट्रोजन लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा नाइट्रोजन सिंगल। भाई साहब, मुझे लग रहा है पूरा जोधपुर बीमार रसगुल्ला ना। जोधपुर में पता नहीं दोस्तों कौन सा वायरस चल रहा है या कौन सा वायरल चल रहा है, खांसी जुकाम तो समझो आप हर घर के अंदर मिलेगा आपको ना। फिर भी कोई बात नहीं, चलिए ऑक्सीजन ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, नाइट्रोजन भी दोस्तों आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे सिंगल आप नहीं लिख पाओगे। ठीक है, अधिकांश गैसेज आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, लेकिन जैसे क्लोरीन हो गया इसको लिखना पड़ेगा ऐसे Cl2। ऑक्सीजन हो गया इसको O2 लिखना पड़ेगा। सल्फर में भी आपके बहुत सारे आएंगे। ठीक है, ऑर्गन जो है ना, ये देखो कौन कौन सी, ये आपकी जो है ना, जो देखो हमारी आवर्त सारणी में आप जानते हो 7 तो आवर्त होते हैं। आवर्त का मतलब ये होता है। ठीक है, ये आवर्त होते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, 18 यहाँ पर वर्ग होते हैं। वर्ग का मतलब ये वर्ग है। ठीक है, तो 18 वर्ग है और 7 आवर्त होते हैं। इस 18वें वर्ग में, 18 वर्ग में जो 18वां वर्ग है आपके, जो अंतिम वाला जो आपकी क्लास है, 18वां जो वर्ग है, इसमें होती है शून्य गैस। कौन कौन सी, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोम, ऐसी होती है। कौन कौन सी होती है, तो लिखिए He मतलब हीलियम, Ne मतलब नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जीनोम, ये सारी गैस होती है, ठीक है। तो इन सारी गैस जो है ना, इनको बोलते हैं शून्य गैस, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं आदर्श गैस, इन्हीं को बोलते हैं अक्रिय गैस, इन्हें कहते हैं नोबल गैस, कोई भी नाम आ सकता है। तो शून्य गैस, आदर्श गैस, अक्रिय गैस, नोबल गैस, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। वह हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन और जीनोम होगी, ठीक है। इन सबकी जो परमाणुकता होती है वो एक होती है। आप हीलियम ऐसे लिखोगे, कभी आप जब केमिस्ट्री में लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो ना, तो इन सबकी परमाणुता कितनी होती है, एक होती है, सिंगल होती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, आर्गन हमारा ठीक आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18वां वर्ग जो है आपके वो इन्हीं सबका होता है, ठीक है। इससे पहले वाला जो वर्ग होता है वो होता है 17, ठीक है। 17 वर्ग जो है इसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, हेलोजन ग्रुप कहते हैं। मोस्ट एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो इसी में होते हैं, ठीक है। जैसे कि फ्लोरीन हो गया ना, फिर कल बाहर आई आंटी, तो फिर कल, कल का मतलब हो गया क्लोरीन, तो फ्लोरीन क्लोरीन, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। तो फिर आ गया ब्रोमीन, ब्रोमीन हो गया बाहर आई, मतलब फिर हो गया आयोडीन, क्या हो गया आयोडीन। तो ये सारे कौन से वर्ग में आते हैं, हेलोजन वर्ग में आते हैं, और ये 17वें नंबर का वर्ग है, ठीक है। इससे पहले जो होता है 16वें नंबर वाला, उसको बोलते हैं चैल्कोजन वर्ग, क्या बोलते हैं, चैल्कोजन वर्ग कहते हैं। और चैल्कोजन वर्ग में ऑक्सीजन की फैमिली आती है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसकी जो फैमिली है, ऑक्सीजन की जो फैमिली है वो किस में आती है, चैल्कोजन वर्ग में आती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर है। कुल मिला के हमारे पास 7 आवर्त है, 18 वर्ग है, और ये देने वाला कौन था आपकी, ये देने वाला पूछूं आपसे कौन है, तो मोजले देने वाला, ठीक है। मोजले जो है देने वाला, और परमाणु क्रमांक जो है इसका आधार है, ठीक है। परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक ये इसका आधार है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और पाक जल संधि, ठीक है। सवाल पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार को दोस्तों अलग कौन करता है, ठीक है। यहां पर अपना भारत हो गया, यहां पर हो गया कौन आपके, यहां पर हो गया कवरत्ती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है, यहां पर हो गया मिनिकॉय जो कि लक्षद्वीप के अंदर ही है, और यहां पर हो गया कौन, मालदीव, कौन हो गया, मालदीव। तो ये आपके सामने कवरत्ती, मिनिकॉय और मालदीव, ठीक है। यहां पर हो गया अंडमान, यहां पर हो गया निकोबार, यहां हो गया अंडमान, यहां हो गया निकोबार, ठीक है। सवाल अगर आपसे यहां पर ये पूछे कि लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है इनके बीच में कौन सी है, तो इनके बीच में हो गई 8 डिग्री, कितनी हो गई, 8 डिग्री है ना। मिनिकॉय और आपके मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री, ठीक है। या फिर मैं इसको बोल दूं क्या, लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करने वाला 8 डिग्री। कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में कितनी है आपके, 9 डिग्री, ठीक है। कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री है, और अंडमान निकोबार के बीच पूछूं आपसे, ये 10 डिग्री हो गई, ठीक है। तो 8 डिग्री किसके बीच में, मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री, कवरत्ती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, और अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी आपके 10 डिग्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर श्रीलंका हो गया, इनके बीच में कौन सी है, पाक जल संधि, क्या नाम है, पाक वाटर स्टेट जो है वो इनके बीच में। तो हमारा आंसर क्या होगा, अंडमान निकोबार के बीच में कौन सी है, 10 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, अंडमान निकोबार की बात करूं आपसे, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो पहले इसकी राजधानी का नाम था पोर्ट ब्लेयर, अब राजधानी का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया है, श्री विजयापुरम, क्या हो गया, श्री विजयापुरम जो है राजधानी का नाम हो गया, ठीक है। श्री विजयपुरम इसकी राजधानी का नाम है। अगर यहीं पर पूछूं आपसे चोटी कौन सी है, सैडल पीक यहाँ की चोटी हो गई लिखना। यहीं पर ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो हो गया। सवाल पूछा आपसे, यहीं पर सवाल पूछूं आपसे कि यहाँ पर साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। कुष्ठ रोग खालिस्तान के कारण दोस्तों होता है, प्रोटोजोआ कारण होता है, कवक के कारण होता है, वायरस या बैक्टीरियल, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। लेप्रोसी किससे होता है, ठीक है। देखो लेप्रोसी को हम लोग बोलते हैं हैंसन रोग, क्या बोलते हैं, हैंसन रोग कहते हैं, और कुष्ठ रोग भी कहते हैं, ठीक है। आपकी वो ट्रिक आपको याद रखनी है कि पंडित का टिक न्यू है, सवाल कुछ भी पूछ रहे, ट्रिक आपकी एक ही है, पंडित का टिक न्यू है, न्यू है, सगी बेटी रिया, क्या है, सगी बेटी रिया, आपको ध्यान रखना है। तो पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया ना। पै4 कौन सा रोग हो गया आपके, तो पै4 हो गया प्लेग, कौन सा हो गया, प्लेग हो गया, चूहे वाला रोग प्लेग हो गया। डी4 डिप्थीरिया हो गया, श्वसन संबंधित रोग होता है डिप्थीरिया, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। तै4 तपेदिक या फिर टीबी हो गया। का4 काली खांसी हो गया, पर्टोसिस बोलते हैं इसको, पर्टोसिस कहते हैं इसको। टी4 टिटेनस और टाइफाइड हो गया लिखना, टिटेनस और टाइफाइड क्या हो गया, ये टी हो गया लिखिएगा आपके। और कै4 कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी हो गया ना, कै4 कुष्ठ रोग हो गया, लेप्रोसी हो गया। न्यू4 निमोनिया हो गया, क्या हो गया, न्यू4 निमोनिया हो गया। और है4 हैजा हो गया, क्या हो गया, है4 हैजा हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। सै4 सिफिलिस हो गया, कौन सा हो गया, सिफिलिस रोग हो गया, सिफिलिस हो गया। और गी4 गोनेरिया हो गया, ठीक है। तो सी4 सिफिलिस हो गया है, और गी4 गोनेरिया हो गया है, और ये बैक्टीरिया हो गया, क्या हो गया, ये आपका बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो प्लेग डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टिटनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सारे के सारे रोग कौन से आपके हैं, ये सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। अब सवाल कुछ भी पूछे आपसे, प्लेग पूछे आपसे, डिप्थीरिया पूछे, टीबी पूछे, काली खांसी पूछे, टिटेनस पूछे, टाइफाइड पूछे, कुष्ठ रोग पूछे, निमोनिया पूछे, हैजा पूछे, सिफिलिस पूछे, गोनेरिया पूछे, कुछ भी पूछे, आप आराम से कर सकते हो, सारे के सारे पॉइंट आपके सामने, ठीक है। देखो सिफिलिस और जो गोनेरिया रोग है आपके, ये जनन अंग जो होते हैं, रिप्रोडक्शन जो ऑर्गन होते हैं, उनके रोग आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। हैजा जो होता है आपके, ये विब्रियो कैलोरी नाम के जीवाणु से होता है, और हैजा में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, ओआरएस का घोल आप लोग जो है वो पिलाते हो, ठीक है। निमोनिया जो होता है आपके बच्चों में होता है, लंग्स या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके, वो वाला रोग निमोनिया होता है, ध्यान रखना, आपके बच्चों को श्वास लेने में तकलीफ इसमें आती है। कुष्ठ रोग लेप्रोसी आप जानते हो, हैंसन रोग कहते हैं इसको। टिटेनस जो रोग है आपके, इसको धनुष टंकार रोग, जंग खाए हुआ लोहा जो है अगर उससे कट जाए तो
तो उससे टिटेनी जो आपके जीवाणु है वो प्रवेश करता है, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी नाम है उसका, और टिटेनस रोग उससे होता है, धनुष टंकार रोग कहते हैं। अगर एक बार हो गया 100% इंसान की मौत इसमें होनी है, ठीक है। टाइफाइड रोग को क्या बोलते हैं आपके, इसको भी बोलते हैं मियादी बुखार बोलते हैं। इसका टेस्ट होता है आपके पूछे आपसे विडोल टेस्ट होता है, खूब आता है एग्जाम में। टाइफाइड का टेस्ट कौन सा, विडोल टेस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। काली खांसी तो आपके खांसी होती है आपके। टीबी मतलब बीसीजी टीका, इसका बैसिलस बैसिलस को आपके बैसिलस कोलमेट गुरिनस का फुल फॉर्म है बीसीजी का। और टीबी के लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु हो गया, ध्यान जानते हो आप लोग जो है। डिप्थीरिया मैंने आपको बता दिया है। प्लेग को काली मौत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काली मौत। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी आंसर है, बैक्टीरिया हमारा ठीक आंसर, ठीक है। चलिए, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, 2, 5, 4 और 0, ठीक है। देखिए, अगर यही सवाल आज से 4 साल पहले आता, 3 साल पहले आता, तो शायद इसका आंसर कुछ और होता। अब ये सवाल अब आ रहा है तो इसका आंसर कुछ और होगा, ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ पर आर्टिकल नंबर जो 79 है उसमें लिखा हुआ है कि जो पार्लियामेंट होगी भारत की, इस पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जो है, एक तो क्या होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है और एक होता है राष्ट्रपति। क्या है, ये 3 चीजें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा है, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों इसके अंदर होती है, ठीक है। वहीं दोस्तों जो लोकसभा होती है ना, इस लोकसभा में पहले जो है एक आर्टिकल हमारे पास था, आर्टिकल नंबर 331। कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 331 हमारे पास पहले था। इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो है, 2 एंग्लो इंडियन, इनका अपॉइंटमेंट किया जाएगा और इनका अपॉइंटमेंट करने वाला कौन होगा, राष्ट्रपति जो है वो इनका अपॉइंटमेंट करने वाला होगा, ठीक है। लेकिन अभी दोस्तों एक अधिनियम आया, आपके संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके द्वारा एक तो SC ST की जो सीट है, इनका रिजर्वेशन जो है इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। इनका जो रिजर्वेशन है इसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है और एंग्लो इंडियन की जो सीट है इन्हें समाप्त कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब कोई भी सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व नहीं होती, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा, राज्यसभा की बात करूं आपसे, यहां पर दोस्तों आपके यहां पर जो है 12 सीट क्या होती है, रिजर्व होती है, ठीक है। कौन करता है नॉमिनेशन, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। किसके लिए करता है, आपके समाज सेवा, दोस्तों समाज सेवा हो गया, इसके अलावा विज्ञान हो गया, लिखना आपके विज्ञान है, इसके अलावा साहित्य हो गया, आपके कला हो गया, इन सब क्षेत्रों के अंदर जो है, इन सब क्षेत्रों के अंदर 12 सीट राष्ट्रपति जो है नॉमिनेट करता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक आंसर है। अब लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर कोई भी एंग्लो इंडियन अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने दोस्तों किया, ठीक है। देखो, ये जो कोशिका जो होती है, इस कोशिका की बात करूं आपसे, तो जो मृत कोशिका थी जो पहली बार खोजी गई थी, मृत कोशिका, इसकी खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट हुक जो है इसकी खोज करने वाला, ठीक है। जीवित कोशिका पूछूं आपसे, बात करें आपसे, जीवित जो है इसकी खोज करने वाला कौन था, जीवित जो था आपकी इसकी खोज करने वाला कौन था, ल्यू वैन होक, कौन था, ल्यू वैन होक जो है जीवित कोशिका की खोज करने वाला, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, क्या होता है, केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है। इस केंद्रक की खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट ब्राउन, कौन है, रॉबर्ट ब्राउन जो है वो इसकी खोज करने वाला, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, रॉबर्ट ब्राउन आपका ठीक आंसर है, ये खोज करने वाला, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, सवाल पूछो दोस्तों आपसे यहीं पर जो है कि जो पेनिसिलिन है उसकी खोज करने वाला कौन है, फ्लेमिंग, कौन है। जो पेनिसिलिन जो पहली एंटीबायोटिक थी हमारी, पेनिसिलिन जो है इसकी खोज करने वाला कौन है, फ्लेमिंग। पेनिसिलिन किससे बनती है, कवक से, ध्यान रखना, पेनिसिलिन किससे बनती है, फंगस से बनती है, कवक से बनती है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सवाल पूछूं आपसे कि इस कोशिका में, ये जो कोशिका जो आपके कोशिका जो ये झिल्ली है और जो केंद्रक है, इसके भी जो द्रव होता है उसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। और जो यहाँ पर होता है अंदर उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य। इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं क्या, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कोशिका जो है, इस कोशिका की पादपों में आउटर वॉल कौन सी होती है, कोशिका भित्ति होती है, ठीक है। और कोशिका भित्ति पादप जो है उसमें किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, किसकी होती है, सेलुलोज की होती है। जंतु के अंदर ये होती ही नहीं है, आपकी जंतु में नहीं होती है। कवक के अंदर जो किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है ना, कवक में काइटिन की बनी होती है, पादप में सेलुलोज की बनी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों, ओलंपिक की बात करूं आपसे, देखो ओलंपिक की शुरुआत कब होती है, 1896 में ओलंपिक की शुरुआत होती है और एथेंस जो है, एथेंस के अंदर जो है पहली बार ओलंपिक हुआ था, ग्रीस के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1896 में पहली बार ग्रीस एथेंस में ओलंपिक हुआ, ठीक है। वहीं दोस्तों पूछूं आपसे, पहले भारतीय जो कि ओलंपिक में पदक लेकर आते हैं आपके, तो लिखिएगा पहले भारतीय कौन थे, KD जादव, कौन थे, KD जादव जो है ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। पदक कौन सा है, ब्रॉन्ज मेडल लिखना आपके, और कहां पर हुआ था, 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक था ना, 1952 का हेलेंस्की ओलंपिक था, ध्यान रखना। और यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीतकर कौन लाए, KD जादव लाए। खेल कौन सा है, खेल आपका कुश्ती हो गया, कौन सा हो गया, कुश्ती खेल हो गया। अच्छा, पहली भारतीय महिला पूछूं आपसे, पहली भारतीय महिला जो पदक जीत कर लाती है उनका नाम क्या है, तो पहली भारतीय महिला जो है वो कौन है आपकी, वो लिखना कर्णम मल्लेश्वरी, कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये पहली भारतीय महिला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला का नाम आपको ध्यान रखना है, ये पहली भारतीय महिला है। खेल कौन सा है, वेट लिफ्टिंग खेल है, कौन सा है, भारोत्तोलन खेल हो गया है। और कहां पर हुआ है आपके, सन 2000 ईस्वी के अंदर सिडनी में हुआ है, कहां हुआ है, सन 2000 में सिडनी में हुआ है। और पदक कौन सा लेकर आती है, ब्रॉन्ज लेकर आती है, ठीक है। तो सन 2000 के अंदर सिडनी के अंदर ओलंपिक हुआ था और पदक कौन सा है आपके, ब्रॉन्ज आया, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में लाती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पूछूं आपसे, इस साल दोस्तों ओलंपिक जो हुआ आपके, अच्छा पहली बार अगर पूछूं आपसे, पहली बार सिल्वर जीतने वाली महिला कौन सी, पूछूं आपसे पहली बार सिल्वर जीतने वाली महिला कौन सी है, वो है PV सिंधु। कौन है, PV सिंधु जो है ये एकमात्र बोल दीजिए, पहली बार बोल दीजिए सिल्वर जीतने वाली महिला है। शूटिंग खेल के अंदर लाई थी आपके 2016 का रियो ओलंपिक था, कौन सा, 16 का रियो ओलंपिक था। इसके अंदर बैडमिंटन खेल के अंदर जो है ये आपकी क्या लाती है, PV सिंधु जो है सिल्वर लेकर आती है, ठीक है। अच्छा, वही पूछूं आपसे
सो वहीं पूछे इस बार जो ओलंपिक हुआ है आपके 33वें क्रम का हुआ है, लिखना कहां पर हुआ, पेरिस के अंदर हुआ है। और यहां पर भारत की बात करूं आपसे 0 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर प्लस 5 ब्रॉन्ज, ठीक है। कुल मिला के भारत की रैंक कौन सी है, 71 भारत की रैंक है इस बार, ठीक है। 0 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर प्लस 5 ब्रॉन्ज है ना। ये 1 सिल्वर लाने वाला कौन है, नीरज चोपड़ा। खेल कौन सा है, भाला फेंक खेल हो गया आपके, जेवेलियन थ्रो खेल हो गया। और ध्यान रखिएगा 89.45 मीटर दूर जो है ये भाला फेंका, ठीक है। 5 सिल्वर की 5 ब्रॉन्ज की बात करूं आपसे तो मनु भाकर पहला ब्रॉन्ज हो गया, लिखना आपके खेल हो गया, शूटिंग हो गया, ध्यान रखिएगा। सेकंड ब्रॉन्ज मनु भाकर प्लस सरबजोत सिंह हो गया, ये भी खेल आपका शूटिंग हो गया। तीसरा खेल स्वप्निल कुशाले हो गया, इनका खेल भी क्या हो गया, शूटिंग हो गया। नंबर 4 की बात करूं आपसे तो नंबर 4 आपका हॉकी हो गया, हॉकी के अंदर भी हमारा ब्रॉन्ज आ गया, लिखना आपके। नंबर 5 की बात करूं आपसे तो नीरज चोपड़ा साहब हो गए। और भाला फेंक जो जेवेलियन थ्रो खेल है इसमें सिल्वर जीत के लाए। और नंबर 6 आपका अमन सहरावत हो गए, ये आपके 57 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज लेकर आते हैं कुश्ती के अंदर, ठीक है। सवाल बनेगा एग्जाम में, तैयार रहना। अभी तो हमारा आंसर क्या हो गया, अभी तो हमारा आंसर कांस्य हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से दिल्ली के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन, ठीक है। देखो अगर बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की तो लिखना आपके कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण चालू करने वाला कौन था आपके, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। फिर इल्तुतमिश ने बनवाया इसको आगे चल करके। तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। आपके लाख बख्श की उपाधि पूछूं आपसे किसके पास थी, तो जो लाख बख्श की उपाधि आपके वो भी इसी के पास थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास में, ठीक है। तो कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा पूछूं आपसे बनवाने वाला कौन आपके, तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है, 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर राजस्थान में किसने बनवाया था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो कुतुब मीनार हो गया, लाख बख्श की उपाधि हो गई, 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया। और गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश, एक ही बात है ना, गुलाम वंश या मामलूक वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी की बात करूं मैं आपसे तो अलाई दरवाजा बनवाने वाले कौन थे आपके, अलाउद्दीन खिलजी जो है ये दरवाजा बनवाने वाले, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली चालू करने वाले कौन थे, तो ये भी आपके कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मलिक कफूर को 1000 दिनार में लाने वाले कौन थे आपके, ये भी कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों ना, इनकी जो नीतियां थी ना वो सही समय पर नहीं आई, इसलिए इनको पागल सुल्तान कहते हैं, ठीक है। बाकी दौलताबाद को राजधानी बनाने वाला कौन था आपके, दौलताबाद को राजधानी बनाने वाला कौन था, ये था आपके कौन, आपके मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। इसी ने आपके क्या कहा था, इसी ने आपके मतलब इसी ने दौलताबाद को राजधानी बनाया। दोआब में टैक्स में वृद्धि की आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने, आप सभी जानते हो। बाकी ये मामला सफल नहीं हो पाया, ठीक है। बलबन की बात करूं तो लाल महल किसने बनवाया, आपके बलबन ने बनवाया, ठीक है। या फिर अगर बात करूं आपसे कि सदन में सभा के अंदर झुक करके ही आपके आना है, झुक कर जाना है वापस, पावो सजदा करना है, तो पावो सजदा जो है ये शुरू करने वाला कौन था, तो पावो सजदा जो है इसको चालू करने वाला भी कौन था आपके, वो था बलबन, ठीक है। तुर्क ए चहलगामी को समाप्त करने वाला कौन था, तुर्क ए चहलगामी जो है, तुर्क ए चहलगामी इसका एंड करने वाला कौन था, बलबन, ठीक है। इससे पहले जो इल्तुतमिश आया था ना आपके, उसने बनाया था तुर्क ए चहलगामी, 40 लोगों का दल बना दिया जो कि सारे डिसीजन लेता था, इसने उसको समाप्त कर दिया तुर्क ए चहलगामी को ना। तो देखिए हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, दिल्ली के अंदर क्या अलाई दरवाजा है। और दोस्तों कैसा है आपके, ये घोड़े की नाल का आकार का है, ठीक है। घोड़े की जो नाल होती है दोस्तों ऐसे, आपके घोड़े की जो नाल होती है ऐसे ऐसे आकार का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अलाई दरवाजा घोड़े के नाल के आकार का है, ये आपको ध्यान। देखिए महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने दोस्तों करवाया था, ठीक है। तो महाबलीपुरम जो है उसमें जो फेमस जो आपके तट है आपके, वहां पर एक मंदिर भी आप जानते हो, इसको शोर मंदिर कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शोर मंदिर भी इसको हम लोग कहते हैं, आपके तटीय मंदिर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, तटीय मंदिर भी कहते हैं, या फिर इन्हीं को हम शोर मंदिर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, शोर मंदिर भी कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ये महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर कहां पर है, महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। इनका निर्माण करवाने वाला कौन था, नरसिंह वर्मन सेकंड, कौन था, नरसिंह वर्मन सेकंड जो आपकी निर्माण करवाने वाला। वंश कौन सा है, वंश आपका पल्लव वंश, कौन सा है, पल्लव वंश हो गया। और नरसिंह वर्मन सेकंड जो है ये निर्माण करने वाला, नरसिंह वर्मन सेकंड आपके निर्माण करने वाला, ठीक है। ये मंदिर कौन सी शैली में बने हुए हैं, साउथ के मंदिर किसमें होते हैं, द्रविड़ शैली में होते हैं। नॉर्थ के मंदिर किसमें होते हैं, नागर शैली में होते हैं। साउथ के मंदिर द्रविड़ शैली के अंदर बने होते हैं, ठीक है। इसी को राज सिंह भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को, इन्हीं को राज सिंह भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन्हीं को हम राज सिंह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर, ठीक है। तो महाबलीपुरम में आपके एक मंदिर और आपके रथ मंदिर, ठीक है। महाबलीपुरम में रथ मंदिर और है ना, नाम सुना आपने, ये भी कहां पर, ये भी महाबलीपुरम के अंदर, ठीक है। इनका निर्माण करवाने वाला कौन था, इनका निर्माण करवाने वाला था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ध्यान रखना है, ठीक है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो है ये महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है इनका निर्माण करवाने वाला था नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है। ये रथ मंदिर को क्या बोलते हैं, सप्त पैगोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सप्त पैगोडा बोलते हैं। और इसमें सबसे छोटा रथ मंदिर कौन सा है, द्रौपदी रथ मंदिर सबसे छोटा है। सबसे बड़ा कौन सा है, युधिष्ठिर जो रथ मंदिर आपके, ये सबसे बड़ा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। युधिष्ठिर रथ मंदिर सबसे बड़ा हो गया और द्रौपदी सबसे छोटा हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी नरसिंह वर्मन सेकंड आपके ठीक आंसर है, इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नरसिंह वर्मन सेकंड। तो महाबलीपुरम में तटीय मंदिर पूछूं आपसे, या फिर महाबलीपुरम का सौर मंदिर, या महाबलीपुरम का जो पोस्ट है वो बनाने वाला कौन था, नरसिंह वर्मन सेकंड था। सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछे कि रथ मंदिर बनाने वाला कौन था, वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट था। दोनों सवाल आपको अलग अलग मैंने लिखवा दिए, ठीक है। यदि संसद अनुमोदन नहीं करता है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, ठीक है। देखो जो ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश होता है आपके, पहली बात तो जो संसद सत्र में ना हो तब आपके अध्यादेश लेकर आते हैं, ठीक है। सेंटर में राष्ट्रपति लेकर आएगा और स्टेट में कौन लेकर आएगा, स्टेट में आपके राज्यपाल लेकर आएंगे, ठीक है। सेंटर में पावर आर्टिकल नंबर 1 2 3 के अंदर है और स्टेट में पावर आपके आर्टिकल नंबर 213 के अंदर, ठीक है। सेंटर में पावर कहां पर है, आर्टिकल नंबर 123 के अंदर है और स्टेट में पावर कहां पर, आर्टिकल नंबर 213 जो है 213 आर्टिकल जो है उसके अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों,
अगर हम बात करें आपसे, अध्यादेश जो होता है ये अस्थायी कानून होता है, ठीक है, मतलब कानून की तरह ही होता है। कानून का मतलब जो है, इसका मतलब है जो संसद से पास होता है वो कानून होता है, ठीक है, अधिनियम होता है। तो ये अस्थायी होता है, होता कानून की तरह है, पर इसकी एक कम अवधि होती है, उसमें आपको इसको पास करवाना पड़ता है, ठीक है। वैसे दोस्तों आपकी यह 6 सप्ताह के लिए आता है, ठीक है, कितने के लिए आता है, 6 सप्ताह के लिए आता है। और इसको फिर जब अगला जब आपके सदन चलेगा तो उसमें इसको पास करवाना पड़ता है। पास हो जाएगा तो फिर ये आगे कानून बन जाएगा, पास नहीं होगा तो गिर जाएगा, ठीक है। मान लो दोस्तों एक सत्र यहाँ पर चल रहा था, ठीक है, इसका जो अंतिम दिन था आपके, इस अंतिम दिन के बाद में इसका जो अगला दिन होगा, इस दिन हमारे दिमाग में आ गया कि भाई एक कानून लाना पड़ेगा, हमारे राष्ट्रपति के दिमाग में आया कि एक अधिनियम की जरूरत है। अब संसद तो चल नहीं रहा भाई साहब, तो इन्होंने अध्यादेश पारित कर दिया और बोल दिया कि भाई ये आपके अध्यादेश हम पारित कर रहे हैं, ठीक है। अब दोस्तों जो अगला सत्र आएगा, मान लो कि वो 6 महीने बाद, अधिकतम 6 महीने का गैप ही हो सकता है, ठीक है, मैक्सिमम 2 सत्रों के बीच में 6 महीने का गैप ही हो सकता है भारत के अंदर, ठीक है। मान लो 6 महीने बाद दोस्तों आता है, ठीक है, तो ये 6 महीने का गैप हो गया। और मैंने आपसे कहा कि ये 6, अगर मान लो यहाँ पर ये पास नहीं हुआ, ठीक है, मान लो पास नहीं हुआ तो ये केवल उसके आगे 6 वीक ही चल पाएगा, ठीक है, मतलब 6 वीक आगे और चल पाएगा, 6 सप्ताह ये और चल पाएगा आगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितना हो गया, कुल मिलाकर के आपकी 6 माह और 6 सप्ताह हो गया, ठीक है, लगभग 7.5 महीने हो गया, क्या हो गया, लगभग 7.5 माह हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम पूछा, देखो सवाल का पूछा अधिकतम अवधि कितनी है, तो अधिकतम कितनी है, ये होगी आपके 6 माह 6 सप्ताह, ठीक है। मान लो भाई सत्रों का गैप बीच में 6 माह का हो गया, तो फिर ये इतने महीने लागू रहेगा, ठीक है। तो अगला सत्र आएगा, उस सत्र में इसको पास करवाना पड़ेगा, पास नहीं हुआ तो 6 सप्ताह के भीतर जो है ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिएगा 6 माह 6 सप्ताह जो है ये इसका ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान रखिए अध्यादेश के बारे में। पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन, कुजुल कुर्फिसस थे, दंती दुर्ग थे, विजयालय थे या गोपाल थे, ठीक है। देखो जो पाल साम्राज्य है उसके संस्थापक कौन थे, आपके गोपाल, ठीक है। अच्छा सिमुक पूछो किसके थे आपके, देखो सिमुक जो है ये किस वंश के, लिखना आपके, देखिए कुजुल कुर्फिसस पूछूं आपसे किस वंश के, तो कुजुल कुर्फिसस जो है इनका वंश कौन सा, इनका वंश लिखना आपके, इनका वंश है आपके कौन सा, इनका वंश पूछूं आपसे, अरे याद करो कुजुल कुर्फिसस जो है ये कुषाण वंश हो गया, कौन सा, कुषाण वंश, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दंती दुर्ग पूछूं आपसे, इनका वंश कौन सा आपके, याद करो दंती दुर्ग जो है इनका वंश कौन सा, फटाफट छाप के बताओ मुझे। इसके बाद में विजयालय पूछे आपसे, चोल वंश हो गया, ठीक है, चोल वंश है ना। गोपाल तो पाल साम्राज्य हो गया। सिमुक पूछूं आपसे, ये सातवाहन वंश हो गया, कौन सा हो गया, सातवाहन वंश आपका सिमुक हो गया, ठीक है। तो सिमुक आपके सातवाहन वंश का हो गया। और लिखना, हाँ लिखिएगा राष्ट्रकूट वंश कौन सा हो गया, राष्ट्रकूट वंश का दंती दुर्ग हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपसे सवाल पूछो कि भाई राष्ट्रकूट वंश जो है इसका दोस्तों बड़ा फेमस मंदिर कौन सा, याद करो आपके एलोरा कैलाश मंदिर, कौन सा है, एलोरा का जो आपके कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश ने एलोरा के अंदर जो कैलाश मंदिर बनवाया था, इसकी दोस्तों खास बात यह है कि इसको एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर तैयार किया गया, ठीक है, एक ही पहाड़ी को ऊपर से नीचे काटकर जो है इसे तैयार किया गया, आपको ध्यान रखना है एलोरा कैलाश मंदिर को ना। हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ खेल वाला सवाल या तो खेल का क्षेत्र पूछ लेगा, खेल का खिलाड़ी पूछ लेगा, खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, या फिर ओलंपिक एशियन गेम सवाल वहां पर पूछ लेगा, या खेलों की ऑटोबायोग्राफी और खेलों में ट्रॉफी का नाम पूछेगा, ठीक है। मैंने लगभग हर तरह का सवाल आज शामिल किया इस क्लास के अंदर, ठीक है। देखिए हैंडबॉल खेल का जो खेल क्षेत्र है, जो ग्राउंड है, जो परिसर है दोस्तों, उसका नाम क्या है, कोर्स है, ट्रैक है, कोर्ट है, हीरा है, ठीक है। देखो दोस्तों हीरा की बात करूं आपसे, इसको डायमंड बोलते हैं, क्या होता है, डायमंड कहते हैं। और ये किसका होता है, बेसबॉल, किसका होता है, बेसबॉल का होता है डायमंड, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बेसबॉल का डायमंड जो है आपके वो क्या होता है, फील्ड होता है, ठीक है। कोर्ट पूछूं आपसे, टेनिस पूछूं आपसे, टेनिस का क्या होता है आपके, टेनिस का होता है कोर्ट, क्या होता है, टेनिस जो होता है आपके दोस्तों इसका आपके होता है कोर्ट होता है, ठीक है। जितने भी नाम आप जानते हो ना, टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल, जितने भी आप नाम जानते हो सारे इसी में आएंगे, ठीक है। टेनिस बैडमिंटन लिखना, टेनिस बैडमिंटन, हैंडबॉल लिखिएगा, हैंडबॉल हैंडबॉल, ये सारे किस में आते हैं, आपके कोर्ट के अंदर ही आते हैं, ठीक है, कोर्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ट्रैक किसका होता है, आपके एथलीट का होता है ट्रैक, आपके ना जो एथलीट होते हैं आपके इनका होता है ट्रैक, ठीक है। और कोर्स किसका होता है, गोल्फ का जो होता है वो कोर्स होता है, ठीक है। जो गोल्फ का जो आपके फील्ड होता है उसको कोर्स कहते हैं ना, तो गोल्फ का हो गया कोर्स। अच्छा तो रेंज आपके रिंग पूछो किसका होता है, रिंग जो आपके ये कुश्ती का भी होता है और बॉक्सिंग का भी होता है, क्या होता है, कुश्ती और बॉक्सिंग दोनों का रिंग होता है, ठीक है। कुश्ती और बॉक्सिंग का होता है रिंग होता है, ठीक है। और रेंज किसका होता है, शूटिंग का होता है, किसका होता है, रेंज जो आपकी वो शूटिंग का दोस्तों ना, रेंज हो गया शूटिंग का, ठीक है। कोर्स हो गया गोल्फ का, ट्रैक हो गया एथलीट का, कोर्ट हो गया टेनिस बैडमिंटन हैंडबॉल का, हीरा डायमंड हो गया बेसबॉल का, रिंग हो गई कुश्ती या बॉक्सिंग की, रेंज हो गई शूटिंग की, ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टेबल टेनिस का बोर्ड होता है भाई साहब, टेबल टेनिस जिसमें टेबल पे खेलते हैं ना वो बोर्ड होता है, क्या कहते हैं उसको, बोर्ड कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। टेबल टेनिस का होता है बोर्ड, है ना। चलिए आगे चलिएगा। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है, ठीक है। देखिए संयुक्त जो सत्र होता है आपकी ज्वाइंट सिटिंग जो होती है, पहली बात तो इसका आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 108, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 108 हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट, ज्वाइंट सिटिंग का हेड कौन होता है, आपके लोकसभा स्पीकर जो है ये ज्वाइंट सिटिंग का हेड होता है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो इसके बाद कौन आता है, लोकसभा के अंदर जो डिप्टी स्पीकर होता है आपके ये इसका हेड बनेगा, ठीक है। अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर हेड बनेगा, ठीक है। अगर दोस्तों यह भी नहीं है तो राज्यसभा का जो उपसभापति है वो इसका हेड बनता है। सवाल जिस दिन यहां पहुंच जाएगा ना, समझ लो कि सवाल का लेवल दोस्तों बढ़िया हो गया। देखो अगर पूछता है अध्यक्ष कौन होता है तो वो सवाल थोड़ा लो किस्म का हो गया, ये थोड़ा सवाल अच्छा हो गया कि भाई अध्यक्ष नहीं है तो कौन होगा, ठीक है। अगर थोड़ा और एडवांस जाना है हमको, सवाल पूछे कि अगर मान लो संयुक्त सत्र के अंदर ना तो अध्यक्ष है स्पीकर और ना ही डिप्टी स्पीकर है तो अब कौन इसका हेड होगा, ठीक है।
तीसरे नंबर पर कई लोग सोचते हैं कि राज्यसभा में सभापति जो होगा वो उसका हेड होगा, ठीक है, पर रसगुल्ला होता कौन है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति संसद का मेंबर नहीं होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता, इसलिए उसको यहाँ पर शामिल नहीं करेंगे। ज्वाइंट सिटिंग में उपराष्ट्रपति भाग नहीं ले सकता, ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो लोकसभा स्पीकर पहले स्थान पर, सेकंड पर डिप्टी स्पीकर होता है, तीसरे स्थान पर राज्यसभा का उपसभापति संभालेगा कार्यभार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों पॉइंट आपके, इसको बुलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राष्ट्रपति के पास, है ना। जॉइंट सिटिंग को बुलाने की पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास पावर होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब तक भारत में 3 मामलों के अंदर क्या हो चुके हैं? अब तक भारत में 3 मामलों के अंदर जॉइंट सिटिंग आपके आ सकती है, ठीक है। ध्यान रखना, धन विधेयक का मामला हो और संविधान संशोधन विधेयक हो, कभी भी जॉइंट सिटिंग आपके नहीं आएगी, ठीक है। तो लिखना, धन विधेयक का मामला हो, आपके मनी बिल हो, और इसके अलावा कौन सा? और इसके अलावा साथ में संविधान संशोधन आपके विधेयक हो, इन दोनों के अंदर जो है, इन दोनों के अंदर कभी भी जॉइंट सिटिंग जो है आपकी नहीं आएगी, ठीक है। धन विधेयक हो और संविधान संशोधन विधेयक हो, दोनों के अंदर जॉइंट सिटिंग आपकी नहीं आएगी। लोकसभा उपाध्यक्ष ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल बढ़िया है, थोड़ा ध्यान से सुनना है आपको ना। थाल घाट मुंबई और किसको दोस्तों जोड़ता है? ठीक है, ये दर्रे होते हैं रसगुल्ला, ठीक है दोस्तों। एक है आपके थाल घाट, कौन सा हो गया? थाल घाट, ठीक है। एक होता है भोर घाट, है ना। देखो ये तो हो गया मुंबई, आपका कौन हो गया? मुंबई हो गया। ये दोस्तों कौन सा स्थान हो गया? मुंबई हो गया, ठीक है। इस मुंबई के ऊपर यहाँ पर होता है नासिक, कौन है? नासिक, ठीक है। और यहाँ पर नीचे की ओर जाऊंगा तो मिलेगा पुणे, कौन मिलेगा? पुणे। तो जब हम बात करते हैं कि हम मुंबई से अगर हमको कहाँ जाना है? नासिक जाना है, तो इनके बीच में दर्रा कौन सा आएगा? थाल घाट, कौन सा आएगा? थाल घाट दर्रा जो है वो इनके बीच में आएगा, ठीक है। और अगर मुंबई से पुणे जाना है तो कौन सा आएगा? भोर घाट। तो थाल घाट और भोर घाट ये आपके 2 हो गए। थाल घाट हो गया मुंबई से नासिक के बीच में थाल घाट, मुंबई से पुणे के बीच में कौन सा हो गया? भोर घाट हो गया, ठीक है। तो लिखिएगा, मुंबई को नासिक से जोड़ता है कौन? आपके थाल घाट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित नहीं है? सारे के सारे सवाल पूछे गए सवाल है ना, सारे के सारे सवाल कहीं ना कहीं आए सवाल है। मैं आपको हर सवाल के अनुसार समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एग्जाम सवाल कैसे पूछता है आपसे, ठीक है। क्या खेल का एक सवाल और देखिए, कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट संबंधित नहीं है? ईरानी कप, राइडर कप, रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी। दोस्तों देखो, क्रिकेट की अगर बात करूं मैं आपसे तो सीके नायडू ट्रॉफी लिखना, सीके नायडू ट्रॉफी। इसके अलावा लिखिए आपके दोस्तों, नेक्स्ट लिखना आपके देवधर ट्रॉफी लिखिए। इसके अलावा लिखिए दलीप ट्रॉफी लिखना। इसके बाद लिखिएगा रणजी ट्रॉफी लिखिए। इसके बाद लिखिए ईरानी ट्रॉफी लिखना, आपके ईरानी ट्रॉफी जो आपकी वो हो गई। इसके बाद लिखिए आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लिखना, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ये हो गई। इसके बाद लिखिए चैंपियंस ट्रॉफी लिखना, चैंपियंस ट्रॉफी जो वर्तमान में चल रही है आपकी वो हो गई। तो सीके नायडू, देवधर, विजय हजारे ट्रॉफी लिखिएगा, विजय हजारे ट्रॉफी जो ये हो गई। तो ये सारे नाम आपके ट्रॉफी में किसके हो गए? क्रिकेट के हो गए ना। सीके नायडू, देवधर, दलीप, रणजी, ईरानी, बॉर्डर गावस्कर, चैंपियंस, विजय हजारे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद उससे पूछूं आपसे फुटबॉल की बात करूं आपसे, फुटबॉल में ट्रॉफी कौन कौन सी होती है लिखना आपके। तो फुटबॉल के अंदर ट्रॉफी की बात करें आपसे लिखना, एक हो गया डूरंट कप, कौन सा? डूरंट कप। एक हो गया कौन सा? संतोष ट्रॉफी, कौन सी? संतोष ट्रॉफी, ठीक है। एक हो गया कौन सा? रोवर्स कप, है ना, रोवर्स कप। नंबर 4 लिखना सुब्रतो कप, ठीक है। तो रोवर्स कप नंबर 4 लिखिए आप, सुब्रतो कप हो गया, ठीक है। नंबर 205 लिखना आप लोग जो आपके बीसी रॉय ट्रॉफी, ठीक है, बीसी रॉय ट्रॉफी। नंबर 6 लिखिए कलिंगा ट्रॉफी, कौन सी है? कलिंगा ट्रॉफी भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर 7 लिखिए आगा खां कप, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेगम हजरत महल कप, ये सारे किसके? फुटबॉल की ट्रॉफी हो गया, ठीक है। और राइडर कप पूछो किसका हो गया आपके? ये हो गया किसका? आपके गोल्फ का हो गया, ठीक है। राइडर कप गोल्फ का हो गया। डेविस कप की बात करूं आपसे, डेविस कप और हॉपमैन कप की बात करें किसके हो गया? टेनिस का हो गया लिखना। डेविस कप और हॉपमैन कप किसके? टेनिस के हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। राइडर कप जो है वो आपके क्रिकेट का नहीं, आपको ध्यान रखना है। भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आती है ना? कंटिजेंसी फंड, ठीक है। कोई बाढ़ आ गई, कोई सुनामी आ गई, कोई भूकंप आ गया, तो उस समय जो पैसा चाहिए वो कहां से आता है? कंटिजेंसी फंड से आता है, ठीक है। ये फंड किसके हाथ में होता है? भारत के राष्ट्रपति के हाथ में होता है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 267 जो है वो कंटिजेंसी फंड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर तो इसका ऑप्शन नंबर 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल नंबर 263 पूछूं आपसे, इसमें किसका जिक्र है? तो इसमें अंतरराज्यीय जो परिषद है इसका जिक्र है, ठीक है। इंटर स्टेट जो काउंसिल है इसका जिक्र कहां पर है? आर्टिकल नंबर 263 के अंदर है, और प्रधानमंत्री खुद इसके हेड होते हैं, ठीक है। आर्टिकल 280 पूछूं आपसे, वित्त आयोग का जिक्र कहां पर है? आर्टिकल नंबर 280 के अंदर है। आर्टिकल नंबर 266 पूछूं आपसे लिखना, संचित जो निधि है, कंसोलिडेटेड जो फंड है आपके, इसका जिक्र कहां पर लिखना? कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेशन जो फंड है इसका जिक्र कहां पर है? इसका जिक्र जो है वो आर्टिकल नंबर 266 के अंदर, ठीक है। भारत सरकार कोई भी 1 रुपया खर्च करेगी, मेरी बात सुनो, भारत सरकार कोई भी 1 रुपया खर्च करेगी तो वो रुपया कहां से आएगा? वो यहां से आएगा, कंसोलिडेटेड फंड से आएगा, ठीक है। और भारत सरकार को इससे 1 भी रुपया निकालने के लिए एक विधेयक पेश करना पड़ता है, उसका नाम क्या है? विनियोग विधेयक। क्या नाम है? एक विधेयक पेश करना पड़ेगा, इसका नाम क्या है? विनियोग विधेयक नाम है इसका। एप्रोप्रिएशन बिल जो है इसका नाम है, ठीक है। एप्रोप्रिएशन बिल जो है ये इसका नाम है, विनियोग विधेयक इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल नंबर 267 जो आपके ये ठीक आंसर हो गया है, कंटिजेंसी फंड का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मधुबनी चित्रकला जो फेमस है ना? गुजरात में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, बिहार में। देखो मधुबनी चित्रकला, मैंने क्यों पूछा सवाल आपसे? अभी जो हमारी वित्त मंत्री थी आप जानते हो, वो जो मधुबनी पेंटिंग वाली जो साड़ी थी वो पहनकर आई थी बजट पेश करने के लिए, चर्चा में आ गई दोस्तों एकदम से ना। बिहार के लिए बहुत कुछ देकर गई। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, बिहार में पश्चिम कोसी नहर जो है इसका विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार जो है भाई साहब वो बिहार ही बिहार कर दिया भाई साहब, है ना। तो गुजरात, ठीक है। हाँ, ये नहीं बोला कि बिहार में मुख्यमंत्री कोई और बनेगा, ठीक है, ये नहीं बोला। वो बोलते तो फिर नीतीश कुमार जी बोलते मैं ही था, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगा, ठीक है। देखिए गुजरात की बात करता हूं आपकी, तो गुजरात में अजरक प्रिंट लिखना, गुजरात का
अजरक प्रिंट बड़ा फेमस है, ध्यान रखिए, ठीक है। गुजरात का अजरक प्रिंट। महाराष्ट्र की बात करूं आपसे, वर्ली चित्रकला बड़ी फेमस है आपकी महाराष्ट्र की, वर्ली चित्रकला, ठीक है। राजस्थान पूछूं आपसे, राजस्थान की सांची पेंटिंग है ना, राजस्थान की दोस्तों आपकी, राजस्थान की राजस्थान की जगह आप लिख दो आपके राजस्थान का उस्ता कला लिखो, राजस्थान का उस्ता कला। ऊंट के ऊपर चित्रकारी होती है ना, ऊंट जो है इसके ऊपर चित्रकारी होती है, ठीक है, ऊंटों के ऊपर चित्रकारी होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिहार का मधुबनी पेंटिंग होगी, ऑप्शन नंबर डी आंसर, ठीक है। कलमकारी पेंटिंग कहाँ की है, तो कलमकारी जो पेंटिंग है वो आंध्र प्रदेश की, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की, ठीक है। और सांची पेंटिंग पूछो कहाँ की, ये उत्तर प्रदेश की है ना, अभी जीआई टैग मिला है सांची पेंटिंग को। तो गुजरात की अजरक प्रिंट, महाराष्ट्र का वर्ली चित्रकला, राजस्थान का उस्ता कला ऊंटों की चित्रकारी, बिहार का मधुबनी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग आंध्र प्रदेश, और आपके सांची पेंटिंग आपका उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ढोलू कुनीता किस राज्य का एक फेमस दोस्तों फोक फेमस आपके लोक संगीत परंपरा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। देखो दोस्तों महाराष्ट्र की बात करूं आपसे, यहाँ के 3 डांस आपको ध्यान रखना है। एक तो लावणी डांस नोट करना आपके, एक तमाशा नोट कीजिएगा, ये कहां पर होते हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो लावणी भी कहां पर, महाराष्ट्र में, और तमाशा भी कहां पर होता है, तो महाराष्ट्र के अंदर होता है, ठीक है। कर्नाटक की बात की जाए आपसे लिखना, तो कर्नाटक में एक बड़ा फेमस है ढोलू कुनीता, कौन सा है, ढोलू कुनीता जो है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यक्षगान भी कहां का है, यक्षगान भी कर्नाटक का है, ठीक है। तो ढोलू कुनीता आपके कर्नाटक का, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। आंध्र प्रदेश पूछूं आपसे, यहाँ का फेमस डांस कौन सा, कुचिपुड़ी, कौन सा है, कुचिपुड़ी है। और कुचिपुड़ी में आपने एक नाम याद किया होगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, याद करो, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी प्लस भरतनाट्यम की फेमस डांसर थी, कुछ दिनों पहले निधन का होता है। ये पैशन ऑफ डांस जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, और 2016 के अंदर जो इनको पद्म विभूषण आपके अवार्ड मिला हुआ है। और जो आपके स्थापित जो नर्तकी है, इसकी उपाधि किसके पास में, वो भी इन्हीं के पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर कर्नाटक हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का ठीक आंसर है। महादेव के ही आपके रूप है भगवान वीरेश्वर देवता, उनकी पूजा दोस्तों यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यक्षगान भी कहाँ का, कर्नाटक का हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग वर्ष में कौन से में स्थापित होता है, ठीक है। देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, NHRC। पहली बात तो ये भारत में एक आपकी विधिक संस्था है, ठीक है, मतलब कि इसकी स्थापना अधिनियम से होती है, 1993 का जो अधिनियम है इससे इसकी स्थापना होती है। और स्थापना की तारीख कौन सी, 12 अक्टूबर 1993, कौन सी तारीख है, 12 अक्टूबर 1993 जो है ये तारीख को इसकी स्थापना होती है। NHRC की एक विधिक संस्था है NHRC, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NHRC के वर्तमान में हेड कौन है, तो वी राम सुब्रमण्यम जो है ये NHRC के वर्तमान में हेड है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है, वी राम सुब्रमण्यम जो है ये NHRC के हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। NHRC के हेड कौन है, वी राम सुब्रमण्यम जो है वो NHRC के हेड है, ध्यान रखिए, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल दोस्तों आपसे ये पूछ ले, इसका तो आंसर हो गया, तो इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अरे सवाल पूछूं, वर्तमान सीएजी कौन है भारत के, बताओ। वर्तमान भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, वर्तमान भारत में आरबीआई के गवर्नर कौन है, वर्तमान भारत में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान भारत में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, वर्तमान भारत में भारत के लोकपाल कौन है। सवाल पूछूं आपसे कि भारत के लोकपाल कौन है, सीएजी, एजी, आरबीआई गवर्नर, सीजीआई, सीईसी, लोकपाल, ये आपको बताना है, ठीक है। वर्तमान में इसरो का हेड कौन है, वर्तमान में सेबी का हेड कौन है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है सीएजी कौन है, के संजय मूर्ति कौन है, के संजय मूर्ति जो है ये भारत के सीएजी, आपको ध्यान रखना है। अटॉर्नी जनरल कौन है आपके, अरे महान्यायवादी पूछूं आपसे ये कौन है, बताओ मुझे, छाप के बताओ महान्यायवादी कौन है। आरबीआई गवर्नर की बात करूं आपसे, वो कौन लिखना आपके, तो आरबीआई गवर्नर हो गए संजय मल्होत्रा, कौन हो गए 26वें नंबर के संजय मल्होत्रा, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछूं आपसे, ये कौन है, संजीव खन्ना जी, कौन है, संजीव खन्ना जी 51वें नंबर के, ठीक है, 51 नंबर के ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछूं आपसे, ये ज्ञानेश कुमार जी, कौन है, ज्ञानेश कुमार जी मुख्य चुनाव आयुक्त है ना। लोकपाल की बात करूं आपसे, तो अजय मानिकराव जो है भारत के सेकंड लोकपाल है, पिनाकी चंद्र घोष के बाद में अजय मानिकराव को बनाया गया। इसरो का हेड कौन आपके, तो आपके इसरो का दोस्तों हेड जो आपके वो कौन है, वी नारायणन, कौन है, वी नारायणन आपके इसरो के हेड होंगे, ठीक है। सेबी के हेड पूछूं आपसे कौन है वर्तमान में, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो हेड आपके, इनका नाम क्या है आपके, तुहिन कांता पांडे, कौन है, तुहिन कांता पांडे। निश्चित आपके पेपर में कोई ना कोई सवाल आपके यहाँ पर बनने वाला है, 100% बनने वाला है, पूरे ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वर, ध्यान, अनंत नागेश्वर जो है ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, ध्यान रखिए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसकी शुरुआत किस दोस्तों वर्ष में होती है, देखो नरेगा का दोस्तों एक अधिनियम आया था 2005 के अंदर। देखो नरेगा जो है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था, ठीक है। और 2 फरवरी 2006 से ये लागू हो गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 फरवरी 2006 से ये लागू हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और 100 डेज का इसमें क्या मिलेगा, 100 दिन का इसके अंदर रोजगार मिलेगा, ठीक है। इसी का नाम जो मनरेगा कब हो गया आपके, मनरेगा नाम जो इसका 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या हो गया, मनरेगा हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा हो गया। सवाल पूछा है कि शुरू कब हुआ, तो 2005, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों किस राज्य में आपके, अरे विरूपाक्ष मंदिर कहां पर, कर्नाटक के अंदर, कहां पर है, कर्नाटक के अंदर आपके कौन सा मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर, ठीक है। अच्छा, झारखंड दोस्तों पूछूं आपसे, झारखंड जो आपके यहाँ की बात की जाए झारखंड की, तो सरहुल फेस्टिवल कहां का है, झारखंड का, ठीक है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का हो गया। कर्मा पूछूं आपसे, ये भी कहां का हो गया, झारखंड का हो गया, लिखिएगा आपके, कर्मा भी दोस्तों झारखंड का हो गया, सरहुल भी झारखंड का हो गया। श्रावणी मेला पूछे आपसे, झारखंड का हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कर्नाटक
आपके विरूपाक्ष मंदिर हो गया आपके कर्नाटक के अंदर, ध्यान रखिए, ठीक है। केरल पूछूं आपसे, शबरीमाला मंदिर कहां पर है? केरल के अंदर, ठीक है, शबरीमाला मंदिर हो गया। और यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है मकर विलक्कू फेस्टिवल, कौन सा है? यहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसका नाम है आपके, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपके मकर विलक्कू फेस्टिवल। क्या नाम है? मकर विलक्कू फेस्टिवल, आपको ध्यान रखना है, ये यहीं पर होता है, ठीक है, सबरीमाला मंदिर के अंदर मकर विलक्कू फेस्टिवल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक आपका ठीक आंसर हो गया ना। बाराबाती स्टेडियम दोस्तों कहां पर है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, ओडिशा में। देखो गुजरात की बात करूं आपसे, यहाँ पर कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि विश्व का क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है, अहमदाबाद में। कहां पर है? अहमदाबाद में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र पूछूं आपसे तो यहाँ पर कौन सा आपके, देखो एक तो वानखेड़े स्टेडियम हो गया मुंबई के अंदर आपके, एक बेब्रोन स्टेडियम हो रहा है, कौन सा है? बेब्रोन स्टेडियम भी कहां पर है? ये भी मुंबई के अंदर, आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में, ठीक है। उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे, यहाँ दोस्तों कौन सा हो गया? यहाँ पर इकाना, जिसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी, लखनऊ में ना, इकाना या अटल बिहारी वाजपेयी कहां पर है? ये लखनऊ के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर है? ये कानपुर के अंदर, कहां पर है? कानपुर के अंदर ग्रीन पार्क स्टेडियम हो गया, ठीक है। ओडिशा पूछूं आपसे तो बाराबाती स्टेडियम कहां पर है? बाराबाती स्टेडियम आपके ओडिशा के अंदर, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर है? तो हॉकी का बिगेस्ट स्टेडियम आपके, वो भी कहां पर है? वो भी ओडिशा के अंदर है, और वो भी कहां पर? राउरकेला में। कहां पर है? राउरकेला जो स्थान है वहां पर है, और उसका नाम किसके नाम पर? आपके भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम, कौन सा है? भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है ये इसका नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ओडिशा हमारा ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ओडिशा आपका ठीक आंसर, ठीक है। फुटबॉल का स्टेडियम किसका? फुटबॉल का स्टेडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा साल्ट आपके स्टेडियम पूछूं आपसे, एक तो ईडन गार्डन पूछूं कहां पर है? ये कोलकाता में, ठीक है। कहां पर है? कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम कहां पर है? ये भी कोलकाता में, ठीक है। शार्ट लेक भी कोलकाता में हो गया ना। नेक्स्ट देखिए, पेरिस पैरालंपिक में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? 6, 29, 17 और 34। देखो देखो पहली बात दोस्तों, एक हुआ पेरिस ओलंपिक, क्या हुआ? एक हुआ पेरिस ओलंपिक और एक हुआ पेरिस पैरालंपिक, ठीक है, एक हुआ पेरिस पैरालंपिक, है ना। अच्छा क्रम की बात करूं आपसे, कौन सा हो गया? तो ये तो हो गया 33वां क्रम हो गया आपकी, और ये कौन सा क्रम हो गया? 17वां क्रम हो गया, 17 क्रम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 0 + 1 + 5 कुल मिलाकर के 6 पदक हमारे पास आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 7 गोल्ड थे, और कुल मिलाकर हमारे पास में 29 पदक जो है वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। यहाँ की रैंक कौन सी है? 71 रैंक है। यहाँ की रैंक कौन सी है? 18वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 18वीं रैंक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा इसकी दोस्तों बात करूं आपसे, जो पेरिस पैरालंपिक जो खेल हमारा, इसमें जो 7 गोल्ड हम जीत कर लाए थे वो कौन कौन से आपकी? तो लिखिएगा, पहला गोल्ड हो गया आपका अवनी लखेरा, किसका हो गया? अवनी लखेरा का पहला गोल्ड हो गया शूटिंग के अंदर, ठीक है। सेकंड गोल्ड किसका हो गया? सेकंड गोल्ड हो गया किसका आपके? वो हो गया नीतीश कुमार। खेल कौन सा आपके? खेल हो गया बैडमिंटन, ठीक है। नंबर 3 गोल्ड किसका हो गया? नंबर 3 गोल्ड आपके सुमित अंतल। खेल कौन सा हो गया? खेल हो गया जेवेलियन थ्रो, भाला फेंक खेल हो गया, ठीक है। नंबर 4 किसका आपके? नंबर 4 हो गया हरविंदर सिंह का। खेल कौन सा हो गया? खेल हो गया आपका तीरंदाजी, ठीक है, आर्चरी हो गया। नंबर 5 हो गया धर्मवीर सिंह, किसका हो गया? धर्मवीर सिंह का हो गया। और खेल कौन सा हो गया? क्लब थ्रो जो है ये आपका खेल हो गया। और नंबर 6 की बात करूं आपसे, ये हो गया किसका? प्रवीण कुमार, किसका हो गया? प्रवीण कुमार का हो गया। और खेल कौन सा? हाई जंप जो है वो खेल हो गया है। और नंबर 7 की बात करूं किसका हो गया? नंबर 7 आपके जय माता दी आपके नवदीप सिंह हो गए, और खेल हो गया जेवेलियन थ्रो। कौन सा हो गया? जेवेलियन थ्रो। कुछ भी पूछ सकता है भाई, देखा ना, ये वाला मैंने पहले लिखा दिया था आपको, ये वाला मैंने अब लिखा दिया। सवाल निश्चित आएगा ओलंपिक पैरालंपिक का, मैंने दोनों आपको यहाँ पर अपडेट करवा दिए, ठीक है, ध्यान रखना ना। तो ओलंपिक पूछूं आपसे, पैरालंपिक पूछे, दोनों आपके सामने। ओलंपिक वाला पहले लिखवाया था, पैरालंपिक वाला अब लिखवा दिया, ठीक है। सवाल पूछे कि ओलंपिक के अंदर जो है सवाल पूछे कि ओलंपिक में ध्वजवाहक की बात करूं आपसे, ध्वजवाहक जो है यह कौन थे? तो लिखना, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, जो उद्घाटन समारोह था, इसके अंदर कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल। कौन थे? पीवी सिंधु, शरद कमल थे। समापन की बात करूं आपसे, इसमें कौन थे? मनु भाकर प्लस पी आर सृजेश। कौन थे? मनु भाकर प्लस पी आर सृजेश। पैरालंपिक की बात करूं आपसे, जो उद्घाटन हुआ था आपके, उद्घाटन जो हुआ था, इसमें कौन ध्वजवाहक थे? लिखना आपके, तो इसमें सुमित अंतल और भाग्यश्री यादव जो है ये हमारी ध्वजवाहक थी, ठीक है। समापन जो हुआ उसमें ध्वजवाहक पूछूं आपसे कौन थे? समापन के अंदर प्रीति पाल थी, और साथ में हरविंदर सिंह थे ध्वजवाहक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर हो गया 29, ऑप्शन नंबर बी आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय कहां पर? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, वो हो गया आपका सिडबी, ठीक है। इसका मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ के अंदर सिडबी का मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। 1990 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। सूक्ष्म लघु उद्योगों को लोन देने का ये काम करती है, ठीक है। 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, 2 अप्रैल की तारीख को इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अच्छा मुंबई की बात करूं आपसे, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय का है मुंबई में, ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय का है मुंबई के अंदर, ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय का है मुंबई के अंदर, ना। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, सेबी का मुख्यालय मुंबई के अंदर, ठीक है। अच्छा सेबी की बात करूं, स्थापना कब होती है? 1988 में, ना। अधिनियम कब आता है? 1992 का अधिनियम आता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं आपसे, तो देखो 3 बैंक मिलकर, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कोलकाता, तीनों मिलकर के 1921 में क्या बनाती है? इंपीरियल बैंक बनाती है, ठीक है। और यही इंपीरियल बैंक 1955 के अंदर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जानते हो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है, ये तो आपको पता ही है, 1934 का एक्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा हैदराबाद पूछूं आपसे, यहाँ पर किसका मुख्यालय? इरडा का जो मुख्यालय है, जो इंश्योरेंस संभालने वाला जो हमारा सेक्टर है, इंश्योरेंस जो संभालता है इरडा, इसका मुख्यालय कहां पर है? हैदराबाद के अंदर, ठीक है। तो इंश्योरेंस संभालने वाला जो इरडा है इसका मुख्यालय कहां पर? हैदराबाद, ठीक है। कटक पूछो दोस्तों आपसे,
आपसे, तो जानते हो चावल जो इसका मुख्यालय कहाँ है, कटक के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक आंसर है, लखनऊ आपका ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबोलिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है और थाइमिन, ठीक है। ये चारों के चारों ऑप्शन विटामिन बी के ही कॉम्प्लेक्स के हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के चारों ऑप्शन है। बाकी अगर पूछूं आपसे, देखो विटामिन बी और सी जो है दोनों ऐसे विटामिन जो कि पानी में घुलनशील है, ठीक है। बाकी ए डी ई के जो है ये पानी में घुलनशील आपका नहीं है, ठीक है। देखो साइनोकोबोलिन पूछूं आपसे, ये विटामिन हो गया बी12, कौन सा हो गया, विटामिन बी12 हो गया। कोबाल्ट धातु मिलती है, कौन सी धातु मिलती है आपके, कोबाल्ट धातु इसके अंदर मिलती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राइबोफ्लेविन पूछूं आपसे, यह कौन सा विटामिन आपको सो, तो राइबोफ्लेविन जो हो गया आपको, वो कौन सा हो गया, फिर राइबोफ्लेविन जो है, अगर इसकी बात की जाए, राइबोफ्लेविन की बात की जाए, तो ये भी विटामिन बी ही कॉम्प्लेक्स है रसगुल्ला, कौन सा, विटामिन बी ही कॉम्प्लेक्स है। और विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं आपके, विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। होठ जो आपके छाले जो पड़ते हैं ना, छाले जो पड़ते हैं आपके इसी में पड़ते हैं, ठीक है। विटामिन बी3 का नाम क्या है, नियासिन, ठीक है। विटामिन बी3 नियासिन हो गया। विटामिन बी1 का नाम पूछो क्या आपके, हो गया थाइमिन, ठीक है। स्कर्वी रोग पूछूं आपसे, विटामिन बी1 हो गया, थाइमिन आपको ध्यान रखना है, विटामिन बी1, ठीक है। तो विटामिन बी1 आपके थाइमिन। बायोटिन पूछो किसका होता है, बायोटिन लिखना विटामिन बी7 का, ठीक है। विटामिन बी7 का होता है बायोटिन, है ना। तो विटामिन बी7 बायोटिन हो गया, विटामिन बी1 थाइमिन हो गया, बी2 आपके राइबोफ्लेविन, बी3 आपका नियासिन, बी12 आपका साइनोकोबोलिन, ठीक है। अच्छा ये तो विटामिन बी हो गया, ठीक है। इसके अलावा विटामिन ए पूछूं आपसे, नाम क्या इसका, रेटिनोल, क्या नाम है, रेटिनोल नाम हो गया इसका। विटामिन सी पूछूं आपसे, नाम क्या हो गया आपकी, विटामिन सी का नाम पूछूं एस्कॉर्बिक एसिड, क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया विटामिन सी। विटामिन ई की बात करूं, विटामिन डी की बात करें, क्या नाम हो गया, कैल्सीफेरोल, क्या हो गया, कैल्सीफेरोल जो है विटामिन डी हो गया है। विटामिन ई की बात करूं, नाम क्या है, टोकोफेरोल, क्या हो गया, टोकोफेरोल आपके विटामिन ई हो गया है। विटामिन के का नाम क्या है, फिलोक्विनोन, क्या हो गया, फिलोक्विनोन नाम हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स आपके सामने। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि दोस्तों क्या होती है, ठीक है। देखिए 5 ईयर प्लान की बात करूं आपसे, तो 1951 से 56 आपके पहला हो गया, ठीक है। 56 से 61 हमारा दूसरा हो गया, 61 से 66 जो हमारा तीसरा हो गया। इसके बाद 3 साल का गैप आ गया, ठीक है, 3 साल का गैप आ गया 69 तक, है ना। 1969 से 74 चौथा हो गया, 1974 टू 78 पांचवा हो गया, ठीक है। 78 टू 79 और 79 टू 80 जो है ये हमने रोलिंग प्लान स्टार्ट करे, क्या करें, रोलिंग प्लान जो है इसको स्टार्ट करा। 1980 से 84 हमारा कौन सा हो गया, 1980 से 85 हमारा हो गया पांचवा, छठा, है ना। 85 से 90 कौन सा हो गया हमारा, ये हो गया हमारा सातवां, ठीक है। इसके बाद 90 से 91 और फिर 92 जो है ये आपके गैप आ गया। 92 97 पूछूं आपसे, ये नेक्स्ट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 97 से आपके 2002 कौन सा हो गया, 9वां। 2002 से 7 पूछूं आपसे 10वां, 7 से 12 पूछूं 11 और 12 से 17 पूछूं आपसे कौन सा हो गया आपके 12, ठीक है। तो ये आपके सामने आपके 12 जो हमारी योजना है आपके सामने। तो चौथी योजना केवल 4 साल चलती है, 74 टू 78 सरकार गिर जाती है, नई सरकार आती है आपकी जनता पार्टी की, वो जो है रोलिंग प्लान स्टार्ट करती है 2 वर्ष के लिए। कहाँ गैप आया है, तो एक गैप आपके यहाँ पर आ गया, एक गैप आपके यहाँ रोलिंग प्लान में आ गया और एक गैप आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये तीनों टाइम गैप रहे, बाकी सारी की सारी योजना आपके सामने। जो ये 12वीं जो योजना है इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कि रैपिड इंक्लूसिव, इसका उद्देश्य था रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये इसका उद्देश्य है ना, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका उद्देश्य है। तो हमारा आंसर क्या होता है, हमारा आंसर हो गया 1974 टू 78, ठीक है। 74 टू 78 करना है इसको ना हाँ ठीक करो इसको, 74 टू 78 ऑप्शन नंबर सी। 78 में समाप्त हो गई थी पांचवी योजना, 74 टू 78। ये पेपर में सवाल पूछ लेता है आपसे ना। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस नाम से जानते हैं, मेंटल क्रस्ट, कोर या दोस्तों वायुमंडल, ठीक है। देखो दोस्तों, पृथ्वी आपके एक केक मान लीजिए पृथ्वी को, ठीक है। जब तो उस केक को हम लोग काटते हैं तो एक ऐसा पीस काट लेते हैं ना केक में से खिलाने के लिए, पूरा केक मान लो पृथ्वी, उस केक में से एक पीस काटते हैं हम खिलाने के लिए, वो ऐसा पीस होता है, ठीक है। इसी पीस में हम चेक करते हैं कौन कौन सी लेयर है, ठीक है। सबसे ऊपर जो लेयर मिलेगी वो मिलेगी क्रस्ट, कौन सी मिलती है, क्रस्ट मिलती है, ठीक है। उसके बाद जो लेयर मिलती है वो मिलती है मेंटल, कौन सी मिलती है, मेंटल। उसके बाद जो लेयर मिलती है वो मिलती है कोर, कौन सी मिलती है, कोर मिलती है इसके बाद की लेयर, ठीक है। सवाल आपसे पूछे कि भाई क्रस्ट जो है वो किसका बना हुआ है आपके, तो ये बना हुआ है किसका आपके, ये बना हुआ है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सियाल का। मेंटल किसका बना हुआ है, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, है ना, सीमा का बना हुआ है। कोर किसका बना हुआ है, तो लोहा प्लस आपके निकल, ठीक है। निकल प्लस लोहा आपके बना हुआ है कोर। तो निकल प्लस लोहा, निकल प्लस लोहा आपके क्या हो गया, कोर। सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम क्या हो गया, ये हो गया आपका सीमा। सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम क्या हो गया, ये हो गया सीमा, ठीक है। तो क्रस्ट बनता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से, मेंटल बनता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से और कोर बनता है निकल प्लस फेरस से। आपको सबसे ऊपर कौन आएगा, आपके क्रस्ट सबसे ऊपर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसको भू प्रॉपर्टी कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। होपमैन कप का खेल कौन सा दोस्तों, मैंने अभी कहा टेनिस है आपके, याद करो होपमैन कप का खेल, मैंने टेनिस आपको लिखा है तभी, होपमैन कप और डेविस कप याद कीजिए। अच्छा बैडमिंटन पूछूं आपसे, लेकिन नारंग कप का संबंध किससे, आपके बैडमिंटन हो गया, ठीक है, नारंग कप। सवाल पूछूं आपसे, ऊबर कप का संबंध किससे हो गया, बैडमिंटन, ठीक है। थॉमस कप पूछूं आपसे, ये हो गया बैडमिंटन, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन हो गया, ऊबर कप बैडमिंटन हो गया, नारंग कप बैडमिंटन हो गया। अच्छा अभी कुछ दिनों पहले जो पीवी सिंधु जी हैं उन्होंने एक ट्रॉफी जीती थी, उसका नाम क्या, कुछ दिनों पहले की बात है, शादी से पहले आपके एक ट्रॉफी जीत कर लाए थे, उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। शादी से पहले एक ट्रॉफी जीत कर लाए थे, उसका नाम क्या है, ठीक है। हाँ अमृत दीवान कप भी किसका, इन्हीं का है, ठीक है। अमृत दीवान कप पूछूं आपसे, इन्हीं का है, ठीक है। नारंग कप भी इन्हीं का है, उबेर कप भी इन्हीं का है। लेडी रतन टाटा कप पूछूं आपसे, लेडी रतन टाटा कप जो है वो किसका, वो भी इन्हीं का है, ठीक है। सवाल दोस्तों यहाँ पर ये है, सवाल यहाँ पर ये है कि जो टेनिस है इसमें तो मैं आपको लिखा चुका हूँ ऑप्शन नंबर 1, और फुटबॉल की भी लिखा चुका हूँ, गोल्फ में राइडर कप मैंने लिखा दिया, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर भी टेनिस आ गया, ठीक है।
सवाल आपसे यहाँ तक ये था कि जो पीवी सिंधु जी आपके, इन पीवी सिंधु जी ने अभी हाल ही में एक आपके मेडल, ये अभी फीमेल में और लक्ष्य सेन ने मेल में, ठीक है, पीवी सिंधु ने फीमेल में, लक्ष्य सेन ने मेल में एक आपकी ट्रॉफी जीती है, जो कि लखनऊ के अंदर, कहाँ हुई है, लखनऊ के अंदर आपकी ट्रॉफी जो संपन्न हुई है। इसका नाम क्या, सवाल आपको बताना है, ठीक है। इनका नाम क्या, अरे सुल्तान अजलान शाह तो हॉकी का है रसगुल्ला, सुल्तान अजलान शाह किसका, हॉकी का है। सुल्तान अजलान शाह, रंगा स्वामी, ये सारे किसके, हॉकी के, ठीक है, हॉकी के, ठीक है। सवाल पूछा मैंने कि पीवी सिंधु जो आपके सैयद मुश्ताक लेना, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट की है रसगुल्ला। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी जो है किसी क्रिकेट की है ना, सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसकी, क्रिकेट की। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी किसकी, क्रिकेट की है ना। बताओ पीवी सिंधु का कौन सी ट्रॉफी आपको बताना है, ठीक है। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी भी किसकी, क्रिकेट की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, खालिस्तान वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग नहीं देख पाता है, वो कौन सा रोग है, ठीक है। सैयद मोदी टूर्नामेंट, वेरी गुड लिखना, सैयद मोदी टूर्नामेंट। सवाल पूछे, देखो सब अलग अलग सवाल ध्यान रखना। सैयद मुश्ताक ट्रॉफी क्रिकेट की है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी का है, सैयद मोदी बैडमिंटन का आपको लखनऊ में हुआ था, पीवी सिंधु जीत कर लाई थी, ठीक है। देखो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसको क्या बोलते हैं आपके, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। निकट दृष्टि दोष कहते हैं हिंदी में, पास की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु आपके साफ नहीं दिखाई देती है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया, क्या बोलते हैं, मायोपिया कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका इलाज होता है अवतल लेंस, क्या होता है, अवतल लेंस। जो अभी वर्तमान में आप मेरा लेंस देख रहे हो ना, ये अवतल लेंस है, मुझे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है। तो मैं जो यूज करता हूँ लेंस आपके, वो कौन सा, अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। तो निकट दृष्टि दोष मायोपिया के लिए कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा होता है, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसका मतलब है दूर दृष्टि दोष, क्या हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया। इसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, दूर की वस्तु साफ दिखती है। बुढ़ापे में ये रोग होता है, पास की वस्तु अखबार पढ़ने के लिए चश्मा लगाना पड़ता है आपके। ये उत्तल लेंस है, कौन सा, उत्तल लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। प्रेस बायोपिया, ना दूर की साफ दिखे ना पास की साफ दिखे, बुढ़ापे के अंदर, ठीक है। बुढ़ापे में क्या होता है, दोनों साफ नहीं दिखती आपके, दोनों ही लेंस आपकी यूज करते हैं एक चश्मे के अंदर, ठीक है। दोनों लेंस एक ही चश्मे के अंदर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और मोतिया बिंदु पूछूं आपसे, तो मोतिया बिंदु भी आपकी जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रही है, व्हाइट व्हाइट हो जाती है ना, जो ब्लैक ब्लैक है आंख के अंदर, व्हाइट व्हाइट हो जाती है आपकी, ये मोतियाबिंद रोग होता है आपके। दूधियापन इसमें आ जाता है आपके, दूधियापन आता है इसके अंदर, और ऑपरेशन इसका होता है, ऑपरेशन होता है, ये आपकी मोतियाबिंद है, ठीक है। और भी रोग आपकी आंखों में होते हैं, ट्रैकोमा रोग, ठीक है, ये भी आंख का है, ट्रैकोमा रोग। ग्लूकोमा जो होता है, काला मोतियाबिंद आपकी, इसमें आंख की रोशनी जाती है ना। ट्रैकोमा है, ग्लूकोमा है, निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, मोतियाबिंद, ये सारे आंख के रोग है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर, ध्यान रखिए। कार्य की दोस्तों एसआई यूनिट क्या है, जूल। ओ भाई साहब, ऑप्शन देख रहे हो कितने सारे। तो कार्य की एसआई यूनिट कौन सी, जूल, ठीक है। देखो जूल है, अर्ग भी आपके कार्य की यूनिट, पर एसआई नहीं है ना, अर्ग भी यूनिट है पर एसआई पूछे तो आपको जूल करना है, ठीक है। तो जूल हो गया दोस्तों, अर्ग हो गया, ठीक है। तो 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है, 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होता है। पास्कल पूछूं आपसे किसकी है, तो पास्कल किसकी होगी आपके, पास्कल जो आपके ये हो गए दाब की, ठीक है। पास्कल किसकी, दाब की। पारसेक पूछो दूरी की, तो दूरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है आपके, वो है पारसेक। दूरी में एक इकाई कौन सी होती है आपके, वो होती है आपके प्रकाश वर्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूटन की बात करूं मैं आपसे, तो न्यूटन आपके बल हो गया, ठीक है, न्यूटन हो गया बल या फोर्स। इसी में आती है डाइन, डाइन भी रसगुल्ला फोर्स की इकाई है, ठीक है, डाइन भी फोर्स की है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। एम्पियर किसकी इकाई है आपके, एम्पियर आपके धारा की इकाई, विद्युत धारा करंट की। और गुलाम जो है वो आवेश की इकाई है, गुलाम आवेश की, और धारा की क्या है, एम्पियर, ठीक है। कैंडला किसकी इकाई, ज्योति तीव्रता किसकी है, ज्योति तीव्रता जो है इसकी इकाई कैंडला हो गई, ठीक है। और तापमान की केल्विन होती है। वाट किसकी, आपके पावर की वाट है ना, पावर की इकाई आपकी वाट हो गई। तो हमारा आंसर है कार्य की इकाई ऑप्शन नंबर 1 जूल जो है कार्य की इकाई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विश्व धरोहर स्थल मोइदम किस राज्य में है, ठीक है, राजस्थान, असम, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा मोइदम कहां पर है, असम के अंदर, कहां है, असम में। कौन से नंबर का है, 43 नंबर का है, ठीक है। कब शामिल हुआ है, तो जुलाई अगस्त 2024 में शामिल हुआ है, ठीक है। बैठक कहां पर होती है, दिल्ली के अंदर होती है ना। और यूनेस्को की बैठक कौन से क्रम की थी आपके, ये 46वें क्रम की बैठक थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली के अंदर बैठक होती है। यहाँ पर भारत का 43 नंबर का 35 कल्चरल है, 7 नेचुरल है, और एक आपके कौन सा मिक्स है, ठीक है। और मोइदम आपके 43 नंबर का है। मोइदम है क्या बेटा, तो मोइदम जो लिखना आपके ये कब्रिस्तान है अहोम राजवंश के ना, तो अहोम राजवंश के कब्रिस्तान जो है वो होते हैं मोइदम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 असम जो है ठीक आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 43 नंबर तो मोइदम हो गया। 42 पूछूं आपसे कौन सा है, 41 कौन सा है, 40 कौन सा है, 39 कौन सा है, ठीक है। 42 पूछूं कौन सा है, होलेश्वर मंदिर, कौन सा है, होलेश्वर मंदिर कहां पर है, कर्नाटक के अंदर। 41 पूछूं आपसे शांति निकेतन, ये कहां पर लिखना आपके, ये पश्चिम बंगाल में, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। 40वां पूछूं आपसे धोलावीरा, धोलावीरा कहां पर है, गुजरात में, धोलावीरा कहां है, गुजरात में। और 39वां पूछूं कहां पर आपके, 39 पूछे आपसे कौन सा है, तो जो 39वां लिखना कौन सा हो गया, ये हो गया, ये रामप्पा मंदिर हो गया, कहां पर है, तेलंगाना में। रामप्पा मंदिर कहां पर है, तेलंगाना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 39 हो गया, ठीक है। आप ऑप्शन नंबर, अच्छा 1983 पूछूं आपसे, इसमें कौन कौन शामिल होते लिखना आपके। एक तो आगरा का किला हो गया, ठीक है, आगरा का फोर्ट हो गया। एक आगरा का ताजमहल हो गया, कौन हो गया, ताजमहल हो गया। एक एलोरा अजंता की गुफा हो गया, ठीक है, एलोरा
अजंता की जो गुफाएं ये हो गई। तो इन चारों को 83 में शामिल किया था पहली बार ना। ऑप्शन नंबर बी मोइदम आपका अहोम राजाओं का कब्रिस्तान है और ये 43 नंबर का भारत का लेटेस्ट आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु कितनी है? देखो, प्रधानमंत्री बनने के लिए एज कितनी है, मुख्यमंत्री बनने के लिए एज कितनी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा बनने के लिए एज कितनी है, एमपी राज्यसभा बनने के लिए एज कितनी है, एमएलए बनने के लिए एज कितनी है, एमएलसी जो है विधान जो परिषद है उसका मेंबर बनने के लिए एज कितनी है। इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा राष्ट्रपति बनने की एज कितनी है, उपराष्ट्रपति बनने की एज कितनी है, राज्यपाल बनने की एज कितनी है, और लोकल गवर्नेंस का चुनाव लड़ने की एज कितनी है, और वोट डालने की एज कितनी है। ये सारी एज आपके एग्जाम के लिए एक ही बार में लिख लो मेरे साथ। प्रधानमंत्री के लिए एज कितनी है? 25 वर्ष। सीएम के लिए कितनी एज है? 25 वर्ष। लोकसभा एमपी के लिए कितनी एज आपके? 25 वर्ष। राज्यसभा एमपी के लिए कितनी एज है? 30 वर्ष। एमएलए के लिए एज कितनी है? 25 वर्ष। एमएलसी के लिए एज कितनी है आपके? 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए एज कितनी है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। वोट डालने के लिए 18 वर्ष। आने दो सवाल को, सवाल कुछ भी पूछ ले आपसे कर जाओगे आप। मैं फिर कह रहा हूं, हर चीज को जोड़ने की आदत डाल लो अपने अंदर। मैं कोई भी सवाल पढ़ाऊंगा आपको, देखना यहाँ पर एक सवाल में 5 सवाल बताऊंगा आपको, कनेक्ट करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। हर सवाल में कनेक्ट करने की पावर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे कनेक्ट करना है आपको हर चीज को ना। इस प्रकार जब पढ़ोगे ना तो सवाल कहीं भी आएगा, फंस जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो लिखिएगा आंसर क्या हो गया हमारा। आंसर हो गया उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए ठीक आंसर हो गया, ठीक है। चलिएगा, यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया जाता है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार कहां पर? देखो, हमारे पास जो मौलिक अधिकार पहले थे आपके होते 7, ठीक है। अब आपके मौलिक अधिकार 7 नहीं बचे, जिसमें से एक आपके मौलिक अधिकार कौन सा हो गया? समानता का अधिकार हो गया, आर्टिकल नंबर 14 to 18 हो गया। एक मौलिक अधिकार आपके फ्रीडम लिबर्टी की बात करता है, जिसमें आपके आर्टिकल नंबर 19 से 22 हो गया। एक मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध की बात करता है, जिसमें आपकी आर्टिकल नंबर 23 और 24 हो गया है। एक मौलिक अधिकार आपके धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, जिसमें आर्टिकल नंबर 25 से 28 हो गया। एक मौलिक अधिकार जो हमारी जो लिपि है, जो हमारी संस्कृति है, इसके संरक्षण की बात करता है, जो आर्टिकल नंबर 30 और आर्टिकल नंबर 29 और 30 हो गया है। एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार जो था आपके, इसका स्वाहा हो चुका है आपके। अब ये 44वां संविधान संशोधन जो है, इसके द्वारा आर्टिकल 301 के द्वारा एक विधिक अधिकार बन चुका है। और नंबर 7 आपके कौन सा है? अगर इन सब का उल्लंघन हो तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32 है ना। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आर्टिकल 32 के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों को आपको दिलवाने की गारंटी प्रदान करता है, ठीक है। ये आर्टिकल 32 कहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसी को संविधान की आत्मा कहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल नंबर 32 है, वहीं हाई कोर्ट के लिए आर्टिकल कौन सा आपके 226 जो है वो रिट जारी करने का आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के पास में आर्टिकल नंबर 32 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 5 तरह की रिट आपकी जारी होती है। कितना आपके? 5 रिट जारी होती है। एक है कोई किसी को बंदी बना लिया तो उसको प्रस्तुत करो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। एक है कोई बंदा काम नहीं कर रहा है तो उसको आदेश देना, परमादेश, ठीक है। एक बंदा अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा है तो उसको देते हैं अधिकार प्रक्षा, क्यो वारंटो ना, अधिकार प्रक्षा क्यो वारंट। इसको बोलते हैं हैबीज कॉर्पस, इसको बोलते हैं मेंडमस, इसको बोलते हैं क्यो वारंटो, ठीक है। एक होता है प्रतिषेध और एक होता है उत्प्रेषण, ठीक है। ये प्रतिषेध उत्प्रेषण जो है आपके वो कोर्ट में चलते हैं ना, कोर्ट में चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है, ठीक है। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित है न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है, ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पहली बात तो, ठीक है। ये कौन खरीदता है? आपके भारतीय खाद्य निगम, एफसीआई है ना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन होता है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है। 1965 में इसकी स्थापना होती है। 64 का अधिनियम आपको ध्यान रखना है। 65 में इसकी स्थापना होती है, 64 का अधिनियम है। और दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। दिल्ली में इसका मुख्यालय, बिल्कुल ठीक बात है। एनएचआरसी के पहले हेड कौन था आपके? रंगनाथ मिश्रा थे, ठीक है। रंगनाथ मिश्रा ही एनएचआरसी के पहले हेड थे, ठीक बात है। गूगल पे सर्च मार लिया करो, जब आपको लगे ना कि यार कि मुझे इस पॉइंट के बारे में भी जानना है एक्स्ट्रा, तो गूगल है आपके पास में, सर्च मार लिया करो कि एनएचआरसी का पहला हेड कौन था, एनएचआरसी किस कमेटी की सिफारिश बनती है, लिखा जाएगा रंगनाथ मिश्रा कमेटी की सिफारिश बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब मेरे दिमाग में तो सारी चीजें हैं पर मेरे पास समय कम है और मुझे आपको उस कम समय में अधिक से अधिक देना होता है, इसलिए कुछ चीजें रह जाती हैं, ठीक है। आप पूछा करो कमेंट बॉक्स में ना। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब दोस्तों होती है? देखो, दिल्ली में दोस्तों हाई कोर्ट है, अधिकांश यूटी में हाई कोर्ट नहीं है। जैसे कि अंडमान निकोबार का कोई हाई कोर्ट नहीं है। अंडमान निकोबार कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर आता है। पुदुचेरी का अपना हाई कोर्ट नहीं है। चेन्नई हाई कोर्ट के अंदर आता है। दादर नगर हवेली दमनदीप का हाई कोर्ट नहीं है। मुंबई हाई कोर्ट के अंदर आता है। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट नहीं है। केरल हाई कोर्ट के दोस्तों अंदर आता है। पर दिल्ली का हाई कोर्ट है। किसका? दिल्ली का हाई कोर्ट। एक तो दिल्ली का हाई कोर्ट है, एक अभी जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है इसका भी दोस्तों हाई कोर्ट बना है। एक पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ के अंदर है। यूटी की बात कर रहा हूँ। अभी हमारे पास 28 राज्य और 8 यूटी है, तो आप जानते हो, ठीक है। तो दिल्ली का हाई कोर्ट है बेटा ना, दिल्ली का हाई कोर्ट है। और दिल्ली का हाई कोर्ट जो है वो आपके 1966 के अंदर बनता है, ठीक है। दिल्ली का हाई कोर्ट कब बनता है? 1966 में बनता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये आपको दिल्ली के बारे में थोड़ा जानकारी रखनी है आपको ना, क्योंकि दिल्ली इस बार आप जानते हो कि दिल्ली जो है चुनाव अभी संपन्न हुए। रेखा जी वहां पर मुख्यमंत्री बनी दिल्ली के अंदर आपकी। दिल्ली में 70 विधानसभा की सीट कितनी है? 70 विधानसभा की सीट दिल्ली के अंदर है। यहाँ पर केवल 10% मंत्री बनते हैं। पूरे भारत में 15% मंत्री बनते हैं 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, ठीक है। पर दिल्ली के अंदर 69वां संविधान संशोधन इसके द्वारा 10% मंत्री बनेंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिल्ली में सिस्टम ये है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है, ठीक है, सेक्स रेशो कितना है, मतलब कितने पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं, कुल मिलाकर सेक्स रेशो ये होता है। 929 है, 943 है, 382 है, 1084 है। देखो भारत का सेक्स रेशो पूछूं आपसे कितना है, तो भारत का जो सेक्स रेशो है आपके वो कितना लिखना आपके, वो है कितना आपके 943। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। मतलब कि दोस्तों, मतलब कि
57 पुरुषों की शादी नहीं होगी, ये तय है, ठीक है। 57 पुरुषों को शादी करने के लिए महिला नहीं मिलेगी, सॉरी है ना, शादी नहीं होगी, ये गलत बोल दिया मैंने। 57 पुरुषों को शादी करने के लिए महिला नहीं मिलेगी, वो चाहे तो आपस में कर सकते हैं, आजकल तो वो भी रसगुल्ला लीगल हो गया, ठीक है। तो महिला तो नहीं मिलेगी, ये तय है रसगुल्ला ना। अगर आप महिलाओं को नहीं बचाओगे तो हो सकता है किसी भी पुरुष को ना मिले महिला, ठीक है। हाँ ठीक है। सेक्स रेशो हमारा 943, सर्वाधिक कहां पर है, केरल के अंदर, और न्यूनतम कहां पर, आपके हरियाणा के अंदर, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर 22 जनवरी, याद करो, आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपकी स्टार्ट की थी, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है चाइल्ड सेक्स रेशो, बच्चों का जो सेक्स रेशो है उसकी बात अगर करूं मैं आपसे, वो कितना है, तो ये है हमारा 929। कितना है, 929 आपको, ये और भी कम है। हम बचपन में क्या करते हैं, लड़की हुई तो मार दिया, है ना, लड़की हुई भ्रूण हत्या कर दी आपके, तो ये और कम हो गया चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। हमारी डेंसिटी की बात करूं आपसे, 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसकी बात करूं तो वो 382, कितना 382, सर्वाधिक कहां पर है, बिहार के अंदर। राज्य की बात करूं बिहार में, और ओवरऑल दिल्ली में सर्वाधिक है, ठीक है। सबसे कम कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। अच्छा, केरल का लिंग अनुपात कितना है, 1084, जो केरल का, भारत का एकमात्र राज्य जहां पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक है, रसगुल्ला ना, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक है, वो कौन है, केरल, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया है, 1000 पुरुषों में से 943 महिलाएं, ये हमारा सेक्स रेशियो है, ठीक है। चेचक का टीका डेवलप करने वाला कौन सा, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, आपके फ्लेमिंग। देखो पेनिसिलिन डेवलप करने वाला कौन हो गया, तो पेनिसिलिन डेवलप करने वाला हो गया कौन, आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अगर पूछूं आपसे लुई पास्चर, पूछूं आपसे लुई पास्चर की बात को लिखना आपके, तो रेबीज का टीका डेवलप करने वाला कौन हो गया, लुई पास्चर हो गया, ठीक है। और रॉबर्ट कोच पूछूं आपसे कौन हो गया, तो रॉबर्ट कोच जो लिखना आपके, रॉबर्ट कोच पूछूं आपसे, टीबी जो आपके अगर एडवर्ड जेनर लिखना आप, क्या आंसर है, एडवर्ड जेनर आपके ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, एडवर्ड जेनर आपके। चेचक का जो टीका आपके एडवर्ड जेनर, चेचक का टीका खोजने वाला कौन आपके, एडवर्ड जेनर हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। और चेचक मतलब होता है स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, और स्मॉल पॉक्स किससे होता है, वेरी ओला वायरस, ठीक है। तो वेरी ओला वायरस जो है इससे कौन सा होता है, स्मॉल पॉक्स, मतलब मोटे मोटे इसमें दाने निकलते हैं आपके। अब तो भारत में ये चेचक से फ्री हो चुका है भारत, ठीक है। अब तो भारत में चिकन पॉक्स है, कौन सा है, अब तो भारत में चिकन पॉक्स होता है, छोटी माता जिसे आप लोग बोलते हो, चिकन पॉक्स होता है, ठीक है। ये वेरिसोला वायरस होता है, किस होता है, वेरिसोला वायरस होता है, इसे आप छोटी माता भी कहते हो। दाने दाने निकलते हैं, बुखार आता है, अलग कर देते हैं उस बंदे को 3 दिन के लिए, वो छोटी माता होता है, एक बार निकलती है लगभग आपके जीवन के अंदर, एक बार आपकी निकलती है, ठीक है। अच्छा, पोलियो की वैक्सीन डेवलप करने वाला कौन, आपके साल्क, पोलियो की वैक्सीन डेवलप करने वाला कौन हो गया, साल्क, ठीक है। पोलियो साल्क हो गया, पेनिसिलिन की फ्लेमिंग हो गया, एडवर्ड जेनर आपकी स्मॉल पॉक्स हो गया, लुई पास्चर रेबीज हो गया, ध्यान रखना आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बंगाल का विभाजन किस वर्ष में होता है, 1905 में। कब होता है, 1905 में बंगाल का विभाजन होता है। और करने वाला कौन था, आपके करजन साहब करने वाले थे आपके बंगाल का विभाजन आपके। और तारीख भी तय हो गई, 16 अक्टूबर 1905 की तारीख जो है इसको तय किया गया, और इसका विरोध हुआ 7 अगस्त 1905 को, इसके खिलाफ जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, विदेशी जो वस्तुओं का बहिष्कार किया गया 7 अगस्त 1905 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, और कहां चलाया गया, कोलकाता के अंदर, ठीक है। टाउन हॉल जो है कोलकाता में, वहां पर स्टार्ट हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बाद में इसको रद्द करना पड़ा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1905, ठीक है। अच्छा, 1885 पूछूं आपसे, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में होती है, इसी वर्ष में होती है, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था आपके, करने वाला पूछूं आपसे, ए ओ हुम जो है वो करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के रूप में जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया, म्यांमार, जापान, भूटान, ठीक है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, देखो ऑस्ट्रेलिया पूछूं आपसे, प्यासी भूमि का देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। म्यांमार पूछूं आपसे, गोल्डन पैगोडा कंट्री कौन सा है, म्यांमार, ठीक है। गोल्डन पैगोडा कंट्री म्यांमार। जापान पूछूं आपसे, निप्पन या फिर सूर्य उदय का देश कौन सा है, सुकुमारों का देश या फिर सूर्य उदय का देश कौन सा, आपके वो हो गया जापान, ठीक है। भूटान पूछूं, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट क्या हो गया, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट हो गया भूटान, ठीक है। न्यूजीलैंड पूछे आपसे लिखना, दक्षिण का ब्रिटेन क्या हो गया, दक्षिण का जो ब्रिटेन है इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड, क्या है, न्यूजीलैंड आपके दक्षिण का ब्रिटेन हो गया, ठीक है। झीलों का देश कौन सा, आपके फिनलैंड, कौन हो गया, झीलों का देश फिनलैंड हो गया। नहरों का देश नल्ला पाकिस्तान हो गया, आपके नहरों का देश नल्ला पाकिस्तान, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, अबू धाबी, ताशकंद, बाकू या अंकारा। देखो अबू धाबी किसकी राजधानी, यूएई की है ना, करेंसी दिरहम होगी। ताशकंद किसकी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ठीक है। बाकू किसकी है, अजरबैजान की राजधानी बाकू है, जहां पर COP 29 का आयोजन किया गया ना। अंकारा किसकी राजधानी, आपके तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा, ठीक है। तुर्की जो है इसकी राजधानी अंकारा है, और उज्बेकिस्तान की ऑप्शन नंबर बी ताशकंद, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक कजाकिस्तान की ओर नोट करना, कजाकिस्तान जो है इसकी राजधानी क्या है, अस्थाना, ठीक है। पहले नूर सुल्तान थी, अब नाम चेंज हो गया है, अस्थाना इसका नाम हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था। तो कभी कभी सवाल है ना थोड़ा 1-2 वर्ष का पुराना पूछ लेता है, क्योंकि भाई अभी तो ये लेटेस्ट हुआ नहीं है, अभी के एग्जाम के लिए लेटेस्ट कौन सा है, 22 वाला, ठीक है। सवाल पूछ लेता है आपसे ना कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है उसका शुभंकर क्या है, ठीक है। मौली है, अप्पू है, पैरी है, फ्रिज है, ठीक है। देखो दोस्तों, पहली बात तो मौली किसका शुभंकर है, मौली जो आपके वो हमारा जो 38वां राष्ट्रीय खेल था उसका शुभंकर, ठीक है। तो 38 जो नेशनल गेम है इसका शुभंकर कौन था, आपके मौली। कहां पर हुए, उत्तराखंड के अंदर, कहां हुए, उत्तराखंड में हुए। और पहला स्थान किसका है, सर्विसेज जो है इनका पहला स्थान है, ध्यान रखना, ठीक है। सेवाओं का पहला स्थान तो उत्तराखंड में हुआ, 38 नंबर का है, और मौली इसका शुभंकर। अप्पू पूछूं आपसे, जब दोस्तों आपके नवा जो एशियन गेम्स हुआ था ना, नवा एशियन गेम्स इसमें पहली बार जो है शुभंकर लाया गया अप्पू, ठीक है। नवा एशियन गेम्स में पहली बार शुभंकर अप्पू लाया गया। अप्पू एक हाथी था, ये भारत के अंदर दिल्ली में हुआ था, ठीक है। 1982 में भारत में दिल्ली के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना, अप्पू उसका शुभंकर था, ठीक है। अब पैरी पूछूं आपसे, पैरी क्या है, पैरी जो है आपके वो 2022 में जो कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुआ है इसका शुभंकर कौन है, आपके इसका शुभंकर आपका पैरी हो गया, ठीक है। 2022 का कॉमनवेल्थ जो गेम्स हुआ है कहां हुआ, बर्मिंगम में, कहां हुआ, बर्मिंगम के अंदर हुआ, इंग्लैंड में, ठीक है। तो बर्मिंगम इंग्लैंड में
2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, इसका शुभंकर हो गया पेरी। ठीक है, यहाँ पर भारत की रैंक कौन सी है, यहाँ पर भारत की जो रैंक है आपके वो 4th रैंक आती है। ठीक है, कुल मेडल कितने आते हैं आपके 69 पदक कुल आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो भारत की रैंक कौन सी है, 4th रैंक है। मेडल की बात करूं आपसे तो 69 पदक कुल मिला के जीत के लाए हम यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना ना। अगला कहां पर दोस्तों होगा आपके, अगला 26 में होगा कहां पर, ग्लासगो में। ठीक है, और पहला कहां हुआ था, पहला जो हुआ था आपके ये 1930 के अंदर हैमिल्टन में हुआ। कहां हुआ, हैमिल्टन कनाडा के अंदर 1930 में हुआ। ठीक है, अब फ्रिज की बात करूं आपसे तो जो पेरिस ओलंपिक है इसका शुभंकर आपके फ्रिज हो गया। 33 नंबर का ओलंपिक था आपके, और 34 कहां पर होगा, लॉस एंजल्स। कहां होगा, यूएसए लॉस एंजल्स में 34 होगा, आपको ध्यान रखना है। 1951 में पहला एशियन गेम्स कहां हुआ था आपके, ये भी भारत के अंदर हुआ। कहां हुआ, इंडिया के अंदर दिल्ली में हुआ था पहला एशियन गेम्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड दोस्तों क्या है, ऑपरेशन मेघदूत है, इंद्रावती है, लाफिंग बुद्धा है, पोलो है। ठीक है, देखो ऑपरेशन मेघदूत की बात करूं आपसे, ये 1984 में चलाया हमने, कहां पर, जब सियाचिन पर विजय की थी भारत ने तब चलाया। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती पूछूं आपसे, हेती में सहायता के लिए चलाया गया अभी कुछ दिनों पहले ना। लाफिंग बुद्धा जो है हमारा, वो जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण हुआ था ना आपके 1974 में, उस समय उसका नाम क्या था, लाफिंग बुद्धा। ठीक है, सेकंड जो हुआ उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति 1998 के अंदर। ठीक है, आगे देखिए पोलो की बात करूं आपसे तो 1948 में जब हैदराबाद जो है इसका भारत में विलय किया गया तो कौन था, पोलो था ना, हैदराबाद का भारत में विलय पोलो हो गया। ठीक है, एक सवाल और पूछूं आपसे, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछ ले, पोलो तो हो गया, हैदराबाद विलय हो गया, और लाफिंग बुद्धा हो गया 1974, 1998 शक्ति हो गया, हेती इंद्रावती हो गया, मेघदूत 1984 सियाचिन जो है वो सब मेघदूत हो गया आपके 84 में। ऑपरेशन ट्राइडेंट बताओ कहां चलाएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है इसको कहां पर चलाया गया, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, कमेंट पे ध्यान मत दो, इस पे ध्यान दो डोपाओ। ऑपरेशन ट्राइडेंट जो है ये कहां चलाएगा, इस पे ध्यान दो। ठीक है, फटाफट बताओ। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार कारोबार को खत्म कर दिया, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1853, 1919 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम सही दोस्तों आंसर है। अगर पूछूं आपसे, इसी को त्रिशूल भी कहते हैं। ठीक है, 1971 में हमारी जो नेवी थी आपकी, उसने पाकिस्तान को पकड़ पकड़ के धोया था आपके, वो ऑपरेशन त्रिशूल या फिर ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक है, देखिए दोस्तों जो हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी काम करने आई थी ना रसगुल्ला, वो यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई थी, पर वो व्यापार के साथ में राजनीति भी उसने करना चालू कर दिया था। आप जानते हो कि बक्सर के युद्ध के बाद में वो राजनीति भी यहाँ पर कर रही थी ना। अब उससे जो अंग्रेजों की जो सरकार थी उसको बड़ी मतलब कहते हैं ना उसको अविश्वास समझ महसूस हुआ, उसको थोड़ी बहुत वहां पर जो है लगा कि इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए उसने 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट बना दिया, नाम सुना होगा आपने, रेगुलेट करने वाला एक्ट। ठीक है, इसके बाद 1784 के अंदर एक एक्ट आ गया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, और इसमें तो ये भी कह दिया कि आपके कि ईआईसी जो है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, एक व्यापार के लिए होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और एक कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग से होगा। ईआईसी यहां पर होगी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके हाथ में होगा, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में होगा। ये पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर दोहरी जो प्रशासन है उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके 1813 का जो एक्ट था, इसमें कहा गया कि इनका जो चाय और चीन के साथ जो व्यापार है इसको छोड़कर, इसको स्किप करके, इसको छोड़ करके बाकी जो सारा व्यापार है उसकी मोनोपोली समाप्त है ना, सारी मोनोपोली समाप्त कर दी गई चाय चीन को छोड़कर 1813 के एक्ट में। ठीक है, वहीं आपके 33 का अधिनियम पूछूं आपसे, यहां पर चाय और चीन भी समाप्त हो गया। ठीक है, चाय चीन समाप्त हो गया, पूरी तरह से व्यापारिक मोनोपोली यहां पर समाप्त हो गई। ठीक है, फिर 1853 में कह दिया कि भाई कभी भी आपका शासन जो है वो समाप्त हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में 57 की क्रांति होती है, उन्हें मौका मिल गया और मौका मिलते ही 1858 के अंदर उन्होंने जो है ईआईसी का जो रूल है, कंपनी का जो रूल है उसको एंड कर दिया और सीधा क्राउन का रूल यहां पर स्टार्ट कर दिया। एक पोस्ट बना दी, वायसराय की पोस्ट बना दी एक तो, और एक पोस्ट किसकी बना दी, आपके भारत सचिव जो है इसकी एक पोस्ट बना दी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आपके समाप्त हो गए। ठीक है, ये सवाल खूब पूछता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहां बने, पिट्स इंडिया एक्ट में बने, कहां समाप्त हो गए, तो आपके 1858 के एक्ट में समाप्त हो गए। ठीक है, भारत सचिव का पद कहां पर आया, यहीं पर आया, वायसराय पोस्ट कहां पर आई, यहीं पर आई। ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि व्यापारिक एकाधिकार कारोबार खत्म कर दिया, ये इस अधिनियम से कर दिया पूरी तरह, आपका 33 का अधिनियम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1909 का जो अधिनियम आप जानते हो इसको बोलते हैं, 1909 का जो अधिनियम है इसको क्या बोलते हैं, आपके मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन की भारत में शुरुआत कहां से होती है, वो होती है कहां से, 1909 के अधिनियम से ना। 1919 का अधिनियम पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, इसमें ध्यान रखना एक तो कि इसमें प्रांत जो है, इसमें प्रांत में द्वैत शासन जो है इसकी शुरुआत कहां पर होती है, 1919 के अधिनियम में ना। और 1935 का एक्ट पूछूं आपसे, प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो कहां लागू होती है, वो यहां पर लागू होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और केंद्र में ड्वेल सिस्टम कहां लागू होता है, यहीं पर लागू होता है। सवाल पेपर में बन सकता है, मैंने आपको पूरी कहानी यहां पर इसी एक क्वेश्चन में समझा दी है। ऑप्शन नंबर 1 आंसर। आपातकाल के समय किस आर्टिकल को निलंबित नहीं कर सकते, देखो आपातकाल आप जानते हो भाग नंबर आपके कौन सा हो गया, भाग नंबर 18 हो गया, आर्टिकल 352-56 हो गया। 3 तरह के आपातकाल होते हैं, एक हमारा राष्ट्रपति शासन 56 हो गया, एक राष्ट्रीय आपात 52 हो गया, एक वित्तीय आपात आपके 60 हो गया। आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित आप नहीं कर पाओगे, बाकी सारे आर्टिकल को आप सस्पेंड कर सकते हो। तो आर्टिकल 20, 21 जो है इनको आप निलंबित नहीं कर पाओगे, बाकी सारे आर्टिकल को आप लोग जो है सस्पेंड कर सकते हो। ध्यान रखना आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। किस खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी, खो खो, वाटर पोलो, नेटबॉल। देखो कबड्डी दोस्तों पूछूं आपसे, कबड्डी में कितने होते हैं, हम 7-7 है, 7 खिलाड़ी होते हैं ना। खो खो 9-9, खो खो 9-9। ठीक है, वाटर पोलो पूछूं आपसे तो पोलो में होते हैं 4, 1 2 3 4, पोलो में 4 है, वाटर पोलो में 5 6 7, तो वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं ना। नेटबॉल पूछूं आपसे तो नेटबॉल में 1 2 3 4 5 6 7 कितने होते हैं, 7 ही आपके दोस्तों नेटबॉल में होते हैं। ठीक है,
रग्बी में कितने होते हैं आपके, रग्बी में होते हैं 15, कितने होते हैं 15, ठीक है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में कितने होते हैं 11, कितने होते हैं, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में 11 है, रग्बी में 15 है, कबड्डी में 7 है। बास्केटबॉल कितने होते हैं, लेकिन बास्केटबॉल जो आपके यहाँ होते हैं आपके कितने 5, कितने होते हैं, बास्केटबॉल में आपके 5 होते हैं, ठीक है। नेटबॉल में कितने होते हैं 7 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कितनी अवधि की, अधिकतम अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, और आप ना तो एमपी हो और ना ही दोस्तों आप एमएलए हो, ठीक है। स्टेट में सेंटर में एमपी चाहिएगा, स्टेट में एमएलए, कोई बात नहीं, आप एमपी नहीं हो, आप एमएलए नहीं हो, तो भी आप पीएम सीएम मंत्री बन सकते हो, लेकिन आपको 6 महीने के अंदर एमपी या एमएलए बनना होगा, उस हाउस का मेंबर बनना होगा अगले 6 माह के अंदर, ठीक है। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे तो उस चुनाव के अंदर आपके वहां जो ममता बनर्जी थी अपनी सीट से वहां पर हार गई थी चुनाव, लेकिन फिर भी वो वहां की मुख्यमंत्री बन गई, अगले 6 माह के अंदर वो चुनाव जीतकर वापस वहां पर एमपी एमएलए बन गई, तो ये संभव है, ठीक है। अगर आप एमपी, ऐसे दोस्तों आपके उत्तराखंड के अंदर हुआ था, आपके उत्तराखंड में भी यही खेल हुआ था आपके, तो सीएम पद के उम्मीदवार चुनाव खुद हार गए, पार्टी चुनाव जीत गई, उनको फिर अलग जगह से चुनाव लड़वा भेजा गया और आपके वहां पर वो जो है वो मुख्यमंत्री बन गए, पर ये 6 माह के अंदर ही होना है, ठीक है। ये 6 माह के अंदर ही होगा, 6 माह से अधिक का टाइम जो है वो नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, कलमकारी पेंटिंग की बात करूं आपसे, कहां की है, आंध्र प्रदेश की। मैंने अभी तो कहा आपसे कलमकारी पेंटिंग कहां की है, आंध्र प्रदेश की है ना। भारत का पहला वाइसरॉय कौन है, देखो पूछूं आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन था, इंडिया का पहला वाइसराय कौन था, और इंडिया का दोस्तों आपके इंडिया का फर्स्ट इंडियन पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, ये 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन है आपकी, तो बंगाल का पहला गवर्नर हो गया कौन आपके, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गया ना। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछूं आप, सॉरी बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव हो गया, ठीक है, क्लाइव प्लासी के युद्ध के बाद में ना। वॉरेन हेस्टिंग्स आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हो गए, ठीक है। इंडिया में पूछूं आपसे कौन है, विलियम बेंटिक आपके इंडिया के पहले गवर्नर जनरल है ना। वाइसराय पूछूं आपसे तो कैनिंग साहब जो है भारत के पहले वाइसराय। इंडिया का पहला भारतीय गवर्नर कौन आपके, श्री राजगोपालाचारी जो है, ये भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय कौन थे, श्री राजगोपालाचारी का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का पहला वाइसराय कैनिंग था, इस वक्त लॉर्ड्स और लॉर्ड हटा दीजिए आपके यहाँ पर जो है, ये लॉर्ड हटा दीजिए, और कैनिंग था आपके 1857 की क्रांति के समय, यही था भारत के अंदर कैनिंग जो आप जानते होंगे, और इसी के बाद में क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ और पद का नाम वाइसरॉय हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। देखो आल्प्स कहां पर है, यूरोप के अंदर, ठीक है। हिमालय कहां पर है, एशिया में। एंडीज कहां पर है, साउथ अमेरिका में। रॉकीज कहां पर है, ये आपके नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज हो गई, ठीक है। माउंट विंसन मैसिव पूछूं आपसे कहां पर है, तो माउंट विंसन मैसिव जो है अंटार्कटिका में हो गया, ठीक है, कहां हो गया, अंटार्कटिका। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपकी हो गई ऑस्ट्रेलिया, कहां हो गई, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और अगर पूछूं एटलस पूछूं आपसे कहां पर है, तो एटलस हो गया अफ्रीका ना, एटलस अफ्रीका, ठीक है। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी एंडीज हो गया। एंडीज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एकांगुआ, कौन सी है, माउंट एकांगुआ है, कहां पर है, अर्जेंटीना प्लस आपके चिली के ऊपर। हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, कहां पर है, नेपाल के अंदर। अगर पूछो दोस्तों आपसे यूरोप की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो यूरोप की हाईएस्ट पीक जो है वो है कॉकेशस पर्वत के अंदर है, माउंट अल्ब्रुज, कौन सा है, माउंट अल्ब्रुज आपकी इसकी हाईएस्ट पीक, ठीक है। अंटार्कटिका की कौन सी आपकी ये हो गया ना। नॉर्थ अमेरिका पूछूं आपसे यहाँ की हाईएस्ट पीक कौन सी आपके, तो माउंट मैकिनले, इसका नाम बीच में देनाली हो गया था, अब वापस ट्रम्प साहब ने नाम माउंट मैकिनले कर दिया, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका पूछूं आपसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक माउंट किलिमंजारो, तंजानिया देश के आपके अंदर हो गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट कहां पर आपके, मुंबई के अंदर, ठीक है। ये जेएनपीटी कहां पर है, मुंबई के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। जेएनपीटी कहां दोस्तों, मुंबई के अंदर, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। और अगर पूछूं आपसे बदावन पोर्ट भी कहां पर है आपके, महाराष्ट्र में, कहां पर है, बदावन पोर्ट भी महाराष्ट्र में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है, जेएनपीटी मुंबई के अंदर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किण्वन प्रक्रिया की खोज। किण्वन दोस्तों आपके फर्मेंटेशन, ठीक है। किण्वन का मतलब हो गया फर्मेंटेशन है ना, फर्मेंटेशन सड़ना, ठीक है। किण्वन हो गया सड़ना, ठीक है। आपने सुना है कि चावल को सड़ाने पर आपकी शराब बनती है, वही किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, ठीक है। इसकी खोज करने वाले कौन था आपके, लुई पाश्चर की खोज करने वाले, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो किण्वन प्रक्रिया की खोज करने वाले लुई पाश्चर थे, फ्रांस के थे, ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है वह कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हो गया क्रिकेट में दोस्तों एलपीडब्ल्यू जो है, एलबीडब्ल्यू का अर्थ क्या होता है, ठीक है। वो सुना है आपने, जब बॉलर बॉल करता है दोस्तों आपके, तो बॉलर ने बॉल करी, बॉल सीधा व्यक्ति के पेड़ जो आपका पैर जो होता है उसके ऊपर लग गई, अगर पैर विकेट के सामने होगा तो क्या होगा आपके, उसे बोलते हैं एलबीडब्ल्यू, ये नाम सुना होगा आपने, एलबीडब्ल्यू। तो लैग बिफोर विकेट, अगर लैग जो है वो विकेट से पहले है, कई लोगों को इसकी पहली बार फुल फॉर्म पता लगी है, कई तो ऐसे हमारे पास जाबाज सिपाही है, उनको पहली बार इस एलपीडब्ल्यू की फुल फॉर्म पता लगी कि लैग बिफोर विकेट, अगर आपका पैर विकेट से पहले आ गया तो आप आउट माने जाओगे। लैग बिफोर विकेट 1774 में ये नियम आ गया था आपके कि अगर आपका पैर दोस्तों विकेट के सामने, आजकल दोस्तों टेक्निक दूसरी हो चुकी है, ठीक है। आजकल एक मशीन से बॉल फेंक के देखते हैं, वो बॉल विकेट में लगेगी नहीं लगी वो चेक कर, पहले दोस्तों सचिन साहब तो इसमें बहुत बार फर्जी आउट हुए रसगुल्ला ना, सचिन साहब 90 के आसपास होते और दबाव में होते थे आपके, और जैसी बॉल पैड के लगती तो अपील जोरदार होती, एम्पायर दबाव में आके नहीं उंगली खड़ी कर देता और वो आउट। पहले कोई सिस्टम नहीं था डीआरएस वीआरएस का, आजकल तो सिस्टम हो गया है कि आप वापस चेक करवा सकते हैं, पर पहले सिस्टम नहीं था। तो ये एलबीडब्ल्यू आपके लैग बिफोर विकेट, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, ठीक है।
वियतनाम की दोस्तों राजधानी क्या है? ठीक है, देखो हनोई पूछूं आपसे, ये वियतनाम की राजधानी। वियंतिने किसकी है? लाओस की। अभी यहाँ पर आसियान की बैठक हुई है, ठीक है। बैंकॉक किसकी है? थाईलैंड की है ना। नोम्पे किसकी है? कंबोडिया। मलेशिया की पूछूं आपसे, कुआलालंपुर, ठीक है। फिलीपींस की पूछूं आपसे, मनीला। इंडोनेशिया पूछूं आपसे, जकार्ता, ठीक है, जकार्ता। म्यांमार की पूछूं आपसे, लिखना नापीता ना, म्यांमार की नापीता। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 वियतनाम की हनोई, ठीक है। कालबेलिया डांस, कालबेलिया किस राज्य से यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट? देखो भारत में कुल मिलाकर के 15 इंटेंजिबल साइट है, अमूर्त धरोहर है, ठीक है। इस 15 में लेटेस्ट कौन सी आपकी? गरबा डांस आपके लेटेस्ट है, ठीक है। गरबा डांस लेटेस्ट आपके। कुंभ का मेला जो आपके ये 17 के अंदर जो शामिल हुआ, ठीक है। कुंभ का मेला को यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट में 17 में शामिल किया। गरबा डांस अभी हाल ही में 15वें नंबर की शामिल हुई है। कालबेलिया डांस राजस्थान का डांस है। सन 2010 ईस्वी के अंदर छऊ डांस और कालबेलिया डांस को आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया। इस डांस की फेमस कलाकार का नाम है गुलाबो सपेरा। क्या नाम है? गुलाबो सपेरा इस डांस की फेमस कलाकार, आपको ध्यान रखनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय में वर्तमान में मंत्रिमंडल मेंबर कैबिनेट मंत्री कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, अन्नपूर्णा देवी, राम मोहन नायडू और शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो देखिएगा जब मैं क्लास को अंत कर रहा हूं ना, तो आपके सामने 2 वीडियो चलाई जाएंगे ना इसी क्लास में। एक तो होगी जनगणना वाली वीडियो, ठीक है, और एक होगी कैबिनेट वाली वीडियो ना, ये लास्ट में चलाई जाएंगे आपके लिए। एक जनगणना वाली होगी और एक कैबिनेट वाली होगी, ठीक है। देखो जेपी नड्डा साहब कौन है आपकी? ये वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री। कौन है? स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा। अन्नपूर्णा देवी पूछूं आपसे, ये वर्तमान में महिला बाल विकास मंत्री। राम मोहन नायडू पूछूं आपसे, कौन आपके? ये उड्डयन मंत्री है, सिविल एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू। शिवराज सिंह चौहान कौन है? कृषि मंत्री। कौन है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अन्नपूर्णा देवी आपका ठीक आंसर, ठीक है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? ठीक है, देखो भगवान आपके भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के अंदर हुआ, ठीक है, लुम्बिनी के अंदर, ठीक है। मृत्यु का पहला उपदेश कहाँ दिया आपके? तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं आपके धम्म चक्र कहते हैं, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया आपके? श्रावस्ती में दिया। कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया ना। और मृत्यु की बात करूँ आपसे कहाँ पर होती है? तो मृत्यु जहाँ पे कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपके कुशीनगर के अंदर होती है मृत्यु, ठीक है। इसलिए बोलते हैं दोस्तों आपके महापरिनिर्वाण। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये आपको ध्यान है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? ये आपके बोध गया में होती है, ठीक। कहाँ होती है? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, पहला उपदेश, ठीक है। अच्छा, बौद्ध धर्म की पहली संगति कहाँ पर होती है? राजगृह में, ठीक है। सेकंड कहाँ होती है? वैशाली के अंदर। तीसरी कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। चौथी कहाँ होती है? कुंडलवन कश्मीर में। आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? ठीक है, देखो भारत का प्रधानमंत्री हो शपथ दिलाने वाला कौन? आपके राष्ट्रपति, ठीक है। मुख्यमंत्री की शपथ पूछूं आपसे, वो कौन? आपके राज्यपाल। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और मुख्य न्यायाधीश शपथ कौन दिलाएगा? भारत के राष्ट्रपति। आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री भारत में या मुख्यमंत्री भारत में निर्वाचित नहीं होते, ठीक है। क्या बात कर रहे हो गुरु जी? हाँ, अरे आपने कभी मोदी जी को वोट डाला दोस्तों? नहीं डाला होगा। आपने तो अपने वहां पर एमपी को वोट डाला है, आपने अपने वहां पर एमएलए को वोट डाला है, मुख्यमंत्री को वोट थोड़ी डाला है। तो पीएम और सीएम निर्वाचित नहीं होते। पीएम और सीएम आपके ये होते हैं आपके अपॉइंट, नियुक्त होते हैं, ठीक है। ये अपॉइंट होते हैं। जो भी दल जीतता है चुनाव, उस दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, मुख्यमंत्री अपॉइंट करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। पानीपत का सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड युद्ध कब हुआ? ठीक है, 1764 में हुआ, 26 में हुआ, 1761 में हुआ और 1556 के अंदर हुआ, ठीक है। तो पानीपत के 3 वॉर हुए, एक तो 26 के अंदर हुआ है, एक 56 के अंदर हुआ है, एक 1761 के अंदर हुआ है, ठीक है। ये पानीपत का पहला वॉर, पानीपत का सेकंड वॉर और पानीपत का आपके थर्ड वॉर, 3 वॉर आपके पानीपत में हुए, ठीक है। पानीपत का जो पहला वॉर हुआ है वो बाबर वर्सेज आपके इब्राहिम लोदी के बीच हुआ है, ठीक है। तो बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला वॉर हुआ है, ठीक है। सेकंड वॉर पूछूं आपसे अकबर की ओर से, अकबर की ओर से आपके अकबर और आपके अकबर लिखना, अकबर की सेना और हेमू की सेना जो है इसके बीच में आपके पानीपत का सेकंड वॉर हुआ है। थर्ड वॉर पूछूं आपसे मराठा वर्सेज आपके जो बाहरी आक्रमणकारी आपके अहमद शाह अब्दाली था, इसके बीच में पानीपत का थर्ड वॉर हुआ, ठीक है। तो सेकंड वॉर आपके ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। कौन सा हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। और 1765 में इसकी इलाहाबाद की संधि होती है। क्या होती है? इलाहाबाद की संधि होती है। 64 में बक्सर का वॉर होता है, ठीक है। आगे देखिए बर्फ का दोस्तों अपवर्तनांक, अपवर्तन सूचकांक क्या है, ठीक है। जब आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो वहां पर आपके ये अपवर्तनांक आता है, फिजिक्स में एक अपवर्तनांक आता है, उसमें बर्फ का कभी कभी सवाल आता है बर्फ का कितना है, सवाल आता है बर्फ के अलावा बर्फ की बात करूं कितना उसका अपवर्तनांक है, तो 1.31 जो है वो उसका अपवर्तनांक होता है, ठीक है। तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31 होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बर्फ का अपवर्तनांक, जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो जो अपवर्तनांक है वही तय करता है कि प्रकाश जो है उसका वो लंब की ओर झुकेगी या लंब से दूर जाएगी। या आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे अपवर्तन के अंदर, ठीक है, रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ते होंगे आपने। तो 1.31 हमारा अपवर्तनांक किसका है? बर्फ का। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत का मार्टिन लूथर किसे बोलते हैं आपके? तो भारत का मार्टिन लूथर जो है वो दयानंद सरस्वती को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। इन्होंने किसकी स्थापना करी है? आर्य समाज की स्थापना करी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है आपके? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इन्हीं की है, ठीक है। मूल शंकर इनका बचपन का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो कहने वाले कौन थे? यही थे, ठीक है। शुद्धि आंदोलन चालू करने वाले कौन थे आपके? यही थे ना, ध्यान रखना है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले सुभाष चंद्र बोस, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इंडिया स्ट्रगल पुस्तक लिखने वाले कौन है? ये सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। भारत में अशांति का जनक कहने वाला कौन था आपके? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को कहा है, ठीक है। गीता रहस्य पुस्तक के जनक कौन आपके? वो यही है, ठीक है। केसरी मराठा पत्रिका लिखने वाले कौन आपके? बाल गंगाधर तिलक हो गया, ठीक है।
रिपेन की बात करूं आपसे तो भारत में लोकल गवर्नेंस के जनक कौन है? रिपन, ठीक है। अगर पूछूं आपसे भारत में फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस आपके रिपन हो गया है। इल्बर्ट विल विवाद कब हुआ था? आपके रिपन के टाइम ही हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम। अभी मैंने कहा आपसे विटामिन ई कौन है? टोकोफेरोल। विटामिन डी कौन है? कैल्सीफेरोल। विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। तो विटामिन ई, टोकोफेरोल, इनफर्टिलिटी इससे होती है, बांझपन होता है, और आपके जो जो आपके वो होते हैं ना अंकुरित जो चीजें होती हैं उनको खाने से अच्छा होता है, ठीक है। आगे देखिए मकड़ी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ठीक है। एंटीमोलॉजी, माइकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, अरेक्नोलॉजी। देखो एंटीमोलॉजी क्या होता है? कीट या फिर इंसेक्ट का अध्ययन, ठीक है। माइकोलॉजी क्या होता है? आपके माइकोलॉजी होता है फंगस या कवक का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है? आपके पक्षियों का अध्ययन होता है, ठीक है। और फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है शैवाल का अध्ययन। किसका? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी होता है, ठीक है। अरेक्नोलॉजी क्या होता है? आपकी होता है मकड़ी का अध्ययन। और सर्पेंटोलॉजी क्या होता है? सर्पेंटोलॉजी जो आपके सर्पेंटोलॉजी होता है सांप का अध्ययन। किसका होता है? सांप का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी। हमारा आंसर हो गया अरेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर आपके डी करेक्ट आंसर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूक्रेन की मुद्रा का दोस्तों नाम क्या है? लीरा, रेमनबी, रिंगिट और डोंग। देखो लीरा किसी करेंसी आपके तुर्की करेंसी, ठीक है। रेमनबी किसी करेंसी आपके, ये रेमनबी जो है आपके लिखना, आपके रेमनबी जो है ये करेंसी किसकी दोस्तों? आपके रेमनबी जो है वो आपके रेमनबी या युवान आपके चीन की करेंसी, ठीक है। रिंगिट आपकी जो मलेशिया करेंसी है ना, डोंग किसकी है? वियतनाम। भाई साहब यूक्रेन की करेंसी लिखी नहीं रही दोस्तों, बोनस मिलेगा आपको ना। लिखिए रिबनबिया, देखिए रिबनबिया करेंसी किसकी? आपकी यूक्रेन की, ठीक है। कीव इसकी राजधानी है ना, कीव राजधानी है। थाईलैंड की करेंसी पूछूं आपसे, क्या बताओ थाईलैंड की करेंसी क्या है? और म्यांमार की करेंसी क्या बताओ? म्यांमार की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी क्या लिखना? बांग्लादेश की करेंसी क्या छापेगा? साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? ये लिखना है आपको। देखो थाईलैंड की करेंसी पूछूं आपसे कौन सी? बाहत। कौन सी है? बाहत आपके थाईलैंड की करेंसी, ठीक है। म्यांमार की पूछूं कौन सी आपके? तो म्यांमार की लिखना करेंसी का नाम क्या है? नापिता तो इसकी राजधानी है। करेंसी पूछूं आपसे म्यांमार की जो करेंसी उसका नाम क्या है? आपके क्यात करेंसी है, ठीक है, क्यात है ना। बांग्लादेश की पूछूं आपसे कौन सी? आपके टका। साउथ कोरिया की पूछूं आपसे कौन सी है? वॉन। कौन सी? फोन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ? ठीक है। अरे भारत का सुप्रीम कोर्ट कब स्थापित हुआ है? 28 जनवरी 1950 को भारत का सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत के पहले 1+7 का ये सिस्टम था। आपके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपके हीरालाल कानिया जो है, हीरालाल जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो है, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 28 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपना कार्य करना चालू करा था। 124 to 147 जो है ये आर्टिकल भाग नंबर 5 के अंदर होंगे, ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1950, ठीक है। आगे देखिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? तो ये स्थापना करने वाले बी आर अम्बेडकर जी, ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल पूछो कब की इसकी? 1924 में इसकी स्थापना कर दी, ठीक है। ज्योतिबा फुले की बात करूं आपसे लिखना आपके, इन्होंने किसकी स्थापना करी है? सत्यशोधक समाज की स्थापना करी है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। सी आर दास की बात करूं, स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले कौन थे? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले, ठीक है। और बाकी महात्मा गांधी तो आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा अम्बेडकर जी करेक्ट आंसर, ठीक है। कैगा परमाणु संयंत्र कहां? गुजरात में पूछूं आपसे तो काकरापार कहां पर है? काकरापार गुजरात में, ठीक है। राजस्थान में रावत भाटा कहां पर? आपके राजस्थान में ना। कर्नाटक में कैगा पूछूं कर्नाटक के अंदर, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पूछूं आपसे नरोरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और महाराष्ट्र पूछूं आपसे, महाराष्ट्र में कौन सा है? तो तारापुर कहां पर? आपके महाराष्ट्र में ना। तमिलनाडु की बात की जाए, तमिलनाडु में कौन सा लिखना आपके? तो कुडनकुलम और कलपक्कम कहां पर? तमिलनाडु में। कहां पर है? कुडनकुलम कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है। आगे देखिए कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद में न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए दोस्तों स्थापित हुआ है? ठीक है। जब नदी जिस जिस राज्य से बहती है ना वो राज्य आपके उसके जल विवाद के डिस्प्यूट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल नंबर जो कौन सा? आर्टिकल नंबर 262 जो आपके जो नदियों का जो जल विवाद है आपके वो आर्टिकल नंबर 262 के तहत लिखा हुआ है कि उसके लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। एक सबसे फेमस प्राधिकरण भारत में कौन सा है? कावेरी नदी विवाद प्राधिकरण, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा ये दोस्तों कहां पर आता है? तो कावेरी नदी जो आपके ये कर्नाटक जो है यहाँ पर कर्नाटक जो है यहाँ से आपके निकलती कौन सी नदी? आपके कावेरी नदी, आपके कोडागु जिला, कर्नाटक में कोडागु जिला है, यहाँ से निकलती कावेरी दोस्तों नदी, ठीक है। और फिर दोस्तों ऐसे आपके आगे बढ़ती है, इसमें आपके कर्नाटक आता है, आपके इसी की सहायक नदी में केरल भी आता है, यहाँ तमिलनाडु भी इसमें आता है और यहीं पर सहायक नदी में पुदुचेरी भी आता है। तो 4 इसमें क्षेत्र हो गए, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और आपके केरल। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कावेरी नदी आपके क्या इसमें लौटते हुए मानसून से बारिश होती है, ठीक है। लौटते हुए मानसून से पानी कहां पर आता है? इसमें आता है, ठीक है। हेमवती और कावनी जो है, हेमवती और कावनी ये कावेरी की आपके फेमस सहायक नदी है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे कावेरी में आपके दोस्तों पूछे आपसे मैटूर बांध कहां पर है? तो मैटूर बांध जो है वो कावेरी नदी के ऊपर, ठीक है। तो मैटूर बांध कहां पर है? कावेरी नदी के ऊपर मैटूर बांध, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेडागास्कर द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस महासागर में? ठीक है। तो मेडागास्कर द्वीप समूह कहां पर है? इंडियन ओशन में, ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर, ठीक है, आप जानते हो। और यहाँ की अग्निवलय आप जानते हो, ज्वालामुखी भूकंप के लिए बड़ी फेमस है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय, प्रशांत महासागर, ठीक है। सेकंड नंबर पे अटलांटिक आता है, एस आकार की इसकी आकृति है अटलांटिक की आकृति कैसी है दोस्तों? एस आकार की, ठीक है। तीसरे स्थान पर इंडियन ओशन आता है और यहाँ का बिगेस्ट आइलैंड पूछूं आपसे, यहाँ का सबसे बड़ा आपके द्वीप कौन सा है? तो वो कौन सा है? मेडागास्कर यहाँ का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। विश्व का बिगेस्ट आइलैंड कौन सा? आपकी ग्रीनलैंड, ठीक है। वर्ल्ड का बिगेस्ट आपके आइलैंड पूछूं आपसे कौन सा? ग्रीनलैंड है। और डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार है, ध्यान रखना, डेनमार्क का अधिकार है और ग्रीनलैंड वर्ल्ड का बिगेस्ट आइलैंड है, ठीक है।
फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं फ्रंटियर गांधी, ठीक है, या फिर हिंदी में कहते हैं सीमांत गांधी, ठीक है। और इनका जो दल है उसका नाम क्या है? लाल कुर्ती दल, ठीक है। ये उसको बोलते थे खुदा के बंदे, तो खुदाई खिदमतगार, क्या बोलते हैं? खुदाई खिदमतगार। इन्हें क्या मिला हुआ है? इन्हें मिला हुआ है भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो जो भारत का हाईएस्ट अवार्ड है वो पाने वाले 2 विदेशी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। अच्छा सवाल पूछूं आपसे, तो यहाँ पर सवाल पूछे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि देने वाले कौन आपके? तो बारडोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी, इन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया? आपके सरदार की उपाधि, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर 1 हो गया। निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी किसको बनाया? अमरावती को, ठीक है। बीच में विशाखापट्टनम को बनाया गया, पर नहीं, अब वापस से अमरावती आपके आंध्र प्रदेश की राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना किस दोस्तों स्थान पर? देखो आजकल रसगुल्ला ट्रेंड हो गया दोस्तों ना, जैसे कि विश्व में फुटबॉल के लिए कौन है? फीफा, ठीक है। विश्व में क्रिकेट के लिए कौन है? आईसीसी, है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। विश्व में शतरंज के लिए कौन है? फीडे। विश्व में हॉकी के लिए कौन आपके? हॉकी के लिए हो गया आपके फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, एफआईएच, ठीक है। ओलंपिक करवाने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फीफा हो गया फुटबॉल के लिए, आईसीसी हो गया क्रिकेट के लिए, फीडे हो गया आपके, फीडे हो गया आपके किसके लिए? शतरंज के लिए, और एफआईएच हॉकी के लिए। तो फीफा हो गया फुटबॉल का, ठीक है। फुटबॉल का कौन हो गया? फीफा, ठीक है। फुटबॉल का कौन हो गया? आपके फीफा हो गया रसगुल्ला, ठीक है। तो फुटबॉल का कौन दोस्तों? आपके फुटबॉल का आपके फीफा हो गया ना। अच्छा फीफा का मुख्यालय कहां पर आपके? फीफा, देखो 3 चीजें पढ़नी होती है, 3 नहीं 2 चीजें पढ़नी होती है। एक तो मुख्यालय कहां पर है, स्थापना कब हुई है। एक कुछ मुख्यालय कुछ आपके वहां पर आपको इसके साथ में उसका हेड कौन है वही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर तो कोलकाता होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? कोलकाता होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका आंसर कोलकाता होगा, एकदम ठीक आंसर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका आंसर कोलकाता होगा। एक लिस्ट बना लीजिए आप मेरे साथ में यहाँ पर जो है, फीफा, आईसीसी, फीडे, एफआईएच और आईओसी, ठीक है। देखो आईसीसी की बात करूं मैं आपसे, आईसीसी की बात करें तो आपके आईसीसी जो है लिखना, इसकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं, 1909 में इसकी स्थापना होती है और दुबई में इसका मुख्यालय, कहां पर? दुबई में इसका मुख्यालय हो गया है। और जय शाह कौन है इसके? जय शाह दोस्तों वर्तमान में इसके हेड है, ठीक है। जय शाह जो है इसके वर्तमान में हेड है, ये आपको ध्यान रखना, आईसीसी, ठीक है। जय शाह जो है इसके वर्तमान में हेड है, जय शाह जो इसके वर्तमान में हेड हो गया, ठीक है। अच्छा फीफा की बात करूं आपसे, फुटबॉल रसगुल्ला, देखो मेरी बात सुनो, इस मार्च के महीने में मैं तुम्हारी धूनी काट दूंगा भाई साहब, ध्यान रखना, ठीक है। आज मैं आपको जो घोषणा करने वाला हूं ना, ये मार्च का महीना आपका, क्योंकि रसगुल्ला मैं एकदम खाली हूं मार्च के महीने में, ना तो यहाँ पर मेधांश है और ना ही यहाँ पर दीपांशी है। अब मैं भाई साहब आपकी रात को 8 बजे से 11 बजे तक 12 बजे तक क्लास लिया करूंगा, ठीक है। तो तैयार रहना, कमर कस के रहना, इस मार्च के महीने में सारा हिसाब बराबर करूंगा आपसे जनवरी और फरवरी का, ठीक है। तो तैयार रहना, कमर कस के रहना है, ठीक है आपको ना। तो आईसीसी 1909 दुबई हो गया मुख्यालय, जैसा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है, ये आपको भारत से जैसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फीफा की बात करूं आपसे, फुटबॉल का हो गया इनफेंटिनो, जो है आपकी इनफेंटिनो, ये फीफा के वर्तमान है, ठीक है। फुटबॉल का टूर्नामेंट फुटबॉल का है, और इनफेंटिनो जो है आपके, इनफेंटिनो जो है वो इसके वर्तमान में हेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फीफा के दोस्तों हेड कौन आपके? इनफेंटिनो इसके वर्तमान हेड है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा फीफा का मुख्यालय कहां है आपके? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख के अंदर, कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में फीफा का मुख्यालय हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों आपकी बात करूं आपसे फीडे की बात करें आपसे, तो लिखो फीडे शतरंज के लिए होता है, किसके लिए होता है? शतरंज के लिए होता है। यहाँ पर जो उपाध्यक्ष कौन आपके? विश्वनाथ आनंद जो है वो यहाँ पर उपाध्यक्ष है ना, विश्वनाथ आनंद जो है छापना, वो उपाध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एफआईएच पूछू हॉकी के लिए होता है, तैयब इकराम कौन आपका? तैयब इकराम जो है वो एफआईएच के वर्तमान में है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी पूछूं आपसे, आईओसी पूछे आपसे, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करूं आपसे छापना, तो जो आईओसी है इसकी बात करें आपसे, तो 1894 में इसकी स्थापना होती है। और थॉमस बोक जो है, थॉमस बोक ये इसके वर्तमान में हेड है। और ल्यूशाने जो है स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इसका मुख्यालय, ठीक है। तो ल्यूशाने स्विट्जरलैंड जो है ये आपका मुख्यालय यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फीफा की बात करूं आपसे, तो इन्फेंटिनो फीफा के हेड है। और हाँ लिख लो 1904 में इसकी स्थापना होती है, कब होती है? 1904 में फीफा की स्थापना होती है। इन्फेंटिनो इसका हेड है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड जो है यहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय, ठीक है। आईसीसी 1909 में आपके दुबई में मुख्यालय, और जैसा इसके हेड है। फीडे की दोस्तों बात करूं आपसे, फीडे की स्थापना भी और एफआईएच दोनों की स्थापना कब होती है? 1924 में होती है, ठीक है। फीडे की भी 24 में होती है और एफआईएच की स्थापना भी 24 में होती है, ठीक है। तो फीडे की स्थापना 24 में होती है, शतरंज के लिए आपके, शतरंज के लिए छापना, और विश्वनाथ आनंद इसके हेड है। और लुजोन कहां पर है? तो लुजोन आपके लोजन स्विट्जरलैंड जो है यहाँ इसका मुख्यालय, ठीक है। एफआईएच पूछूं आपसे, तैयब इकराम हो गया आपके, तो ल्यूशाने जो है आपके, ल्यूशाने यहाँ पर इसका, ल्यूशाने में इसका मुख्यालय, ठीक है, किसका? एफआईएच का। आईओसी पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय भी लुशाने में। तो एफआईएच का मुख्यालय लुशाने, आईओसी का मुख्यालय लुशाने के अंदर, फीडे का मुख्यालय लोजन आपके स्विट्जरलैंड के अंदर है, आईसीसी का दुबई में, फीफा का कहां पर? आपके ज्यूरिख आपके स्विट्जरलैंड के अंदर, ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। फीफा की स्थापना कब होती है? 1904 में होती है, आईसीसी 1909 में होती है, फीडे 1924 में होती है, एफआईएच 1924 में होती है, आईओसी 1894 में होती है, ठीक है। चलिए ये कोलकाता ऑप्शन नंबर सी आंसर है ना। निम्न में से कौन सा प्रदेश अपनी मार्शल आर्ट की थांगटा शैली के लिए फेमस? आपके थांगटा शैली कहां की है? मणिपुर की दोस्तों ना। मार्शल आर्ट की थांगटा शैली मणिपुर की होगी छापना। अगर पूछूं आपसे कि पुंग चोलम का यूज कहां पर होता है? मणिपुर के अंदर होता है। आपकी झावेरी बहन कहां की है? मणिपुर की फेमस कलाकार झावेरी बहन है। अगर सवाल पूछा आपसे कलारी पट्टू कहां की? कलारी पट्टू कहां की लिखना, कलारी पट्टू केरल की है। थांगटा मणिपुर की, कलारी पट्टू केरल, आपको छापना ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता की
हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा किस राज्य में? 10 मिनट और रुकिए ना। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर कालीबंगा कहां पर? राजस्थान में। काले रंग की चूड़िया के नाम से फेमस है आपके। और जुते हुए खेत के प्रमाण कहां मिले? आपके यही मिले, ठीक है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले राजस्थान के अंदर, कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। विली विलीज कहां आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थायी नाम, ठीक है। देखो दोस्तों, विली विलीज पूछूं आपसे, चक्रवात तो इंडियन ओशन में कहते हैं, विली विलीज कहां कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो विली विलीज साइक्लोन का जो नाम होता है वो कहां पर होता है? ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। क्या नाम है? विली विलीज कहां पर बोलते हैं इसको? जो ऑस्ट्रेलिया है यहां पर क्या बोलते हैं? विली विलीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। अभी दाना साइक्लोन आया था आपके, इसका नाम देने वाला कौन? कतर, ठीक है। दाना साइक्लोन जो आया था, नाम देने वाला कौन था? कतर जो है ये नाम देने वाला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया, विली विलीज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। यहां पर चक्रवात को विली विलीज कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन किसके लिए विख्यात दोस्तों ना? उस्ताद जाकिर हुसैन कुछ तबला वादक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। 1988 में इनको पद्मश्री मिलता है, 2002 में इनको पद्म भूषण मिलता है और 2023 में इनको पद्म विभूषण मिलता है, ठीक है। 2023 में पद्म विभूषण हो गया, 2002 में पद्म भूषण हो गया और 1988 के अंदर पद्मश्री हो गया। ये तीनों आपको तबला वादक में ध्यान रखना है, ठीक है। जाकिर हुसैन जी का नाम है ना। 2024 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला था, ठीक है। 24 में ग्रैमी अवार्ड मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके अल्लाह रखा जी का नाम नोट कीजिएगा। अल्लाह रखा जी भी कौन आपके? ये भी तबला वादक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अल्लाह रखा जी का भी नाम आपको ध्यान रखना है ना। जाकिर हुसैन आपके, लतीफ हुसैन पूछो, लतीफ महाराज पूछे आपसे, किशन महाराज पूछो आपसे कहां के हैं, ये भी तबला वादक आपको ध्यान रखना है। एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर सकता है। संविधान में ये बात कौन से संविधान संशोधन में कही गई, ठीक है। एक मतलब दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक ही हो सकता है। ये 7वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी, 1956 के अंदर हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में, यहां पर ये बात कही गई, ठीक है। 86वां पूछूं आपसे, ये 2002 में हुआ था और आर्टिकल 21 के तहत आपके शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार जो इसी के द्वारा बनाया गया, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन 1989 का है। वोट डालने की एज को 21 से 18 करने वाला कौन सा? ये, ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन 76 का है, लघु संविधान कहते हैं इसको। भाग 4 ए मौलिक कर्तव्य जोड़ने वाला यही आपके छापना, मौलिक कर्तव्य इसी का जोड़ा गया आपके। इसके अलावा 42वां संविधान संशोधन जो आपके भाग 14 ए जो है प्राधिकरण वाला भाग जो है वो भी इसी के द्वारा आया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। सेंटिनल जनजाति कहां दोस्तों मिलती है? देखो सेंटिनल पूछूं आपसे, सेंटिनल पूछे आपसे। इसके अलावा निकोबारी पूछूं आपसे, निकोबारी। इसके अलावा जारवा पूछूं आपसे, तो जारवा सेंटिनल निकोबारी। ओंग पूछे आपसे, ओंग जो है। सैम्पेन पूछूं आपसे, लिखना सैम्पेन। ये सारी अंडमान निकोबार की है। सेंटिनल निकोबारी, जारवा, ओंग, सैम्पेन। जारवा सेंटिनल दोनों महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जारवा सेंटिनल निकोबारी, ओंग, सैम्पेन कहां की है? ये सारी की सारी आपकी कहां की है? ये अंडमान द्वीप, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। अंडमान निकोबार की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक आंसर है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर पाई जाने वाली बेरोजगारी का प्रकार दोस्तों कौन सा है? ठीक है, देखो हमारे दोस्तों गांवों में जो बेरोजगारी मिलती है वो प्रचंड होती है, ठीक है। एक खेत में जरूरत एक आदमी की है पर हम 4 आदमी हमारे उसी में लगे रहते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी, ठीक है। तो हमारे गांव में सर्वाधिक कौन सी मिलती है? प्रचंड बेरोजगारी मिलती है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। जरूरत एक आदमी की है पर 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए वहां पर, क्योंकि घर का खेत है और खेती बाड़ी करनी है, इसलिए 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं। अगर उस 3 में से 2 हट भी जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो और कोई काम भी कर सकते हैं, फिर भी वो इसी में लगे हुए हैं। तो प्रचंड बेरोजगारी जो होती है उसकी सीमांत जो उत्पादकता होती है, जो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं उनकी जो उत्पादकता वो 0 होती है, ठीक है। वो कोई काम के नहीं होते उसके अंदर, फिर भी लगे होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है इकोनॉमिक्स के अंदर। कभी कभी सवाल यही पूछता है कि किस बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता 0 होती है, आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है, वो प्रचंड बेरोजगारी में होती है, छिपी हुई बेरोजगारी के अंदर होती है। पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन कहां पर हुआ? ठीक है, 1961 में कहां हुआ? बेलग्रेड में। कहां हुआ? बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड कहां पर है? सर्बिया के अंदर बेलग्रेड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो NAM का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में होता है, 1961 में आपके होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है, बेलग्रेड इसका ठीक आंसर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने साहित्य अकादमी द्वारा कितनी भाषाओं में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ठीक है, देखो साहित्य अकादमी जो आपके वो 22 तो संविधान की भाषा है और 2 दोस्तों उसके अलावा जो आपकी भाषा जो आपकी साहित्य अकादमी अगर पूछूं आपसे कितनी भाषाओं के अंदर जो है वो पुरस्कार प्रदान करती है, ठीक है। तो संविधान की लैंग्वेज कितनी होगी? संविधान की जो लैंग्वेज आपकी वो 22 भाषाएं संविधान की दोस्तों लैंग्वेज है, ठीक है। 22 संविधान की भाषाएं और इसके अलावा इंग्लिश और आपकी जो राजस्थानी ये 2 और होगी, ठीक है। इंग्लिश प्लस 2 और होगी, कुल मिला के 24 भाषाओं में होता है, ठीक है। 22 तो संविधान के भाग 8 में लिखी हुई है, ठीक है। संविधान के भाग 8 में 22 भाषाएं लिखी हुई है, इंग्लिश अलग से हो गई और राजस्थानी आपके कुल मिला के 24 लैंग्वेज में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। कब से? 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है। तो 24 ऑप्शन नंबर डी आंसर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं ज्ञानपीठ अवार्ड पूछूं आपसे, तो ज्ञानपीठ जो अवार्ड है ना आपके, ज्ञानपीठ अवार्ड 23 लैंग्वेज में मिलते हैं, ठीक है। राजस्थानी उसमें नहीं होता है, ठीक है। अगर पहला ज्ञानपीठ पूछो किसको मिला? आपके जी शंकर कुरूप को मिला पहला ज्ञानपीठ, ठीक है, मलयालम लैंग्वेज के लिए। और अभी किसको मिला? आपके 34 नंबर पूछूं आपसे, बताओ ये किसको मिला? ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया यहाँ पर। आगे देखिए नेक्स्ट 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो 15वें के पहले के कौन थे? आपके पहले के थे केसी नियोगी, पहले कौन थे? केसी नियोगी। 15वें के कौन है? 14 के कौन थे? आपके YV रेड्डी। 15वें के कौन है? NK सिंह 15वें के, ठीक है। और 16वें के कौन है? अरविंद पनगड़िया 16वें के हो गए ना, अरविंद पनगड़िया 16वें के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वां पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, NK सिंह आपके 15वें के हो गए, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर किस नदी के मुहाने पर? डेन्यूब, टेम्स, हडसन, टाइबर दोस्तों किसके किनारे पर है? देखो डेन्यूब पूछूं आपसे, डेन्यूब नदी आपकी यूरोप में बहती है, याद करो। और यूरोप में दोस्तों लंबी नदी आपकी बहुत सारे देशों से होकर निकलती है, जर्मनी के दोस्तों आसपास से बहती है आपकी। उसके बाद दोस्तों आपकी
किसके किनारे पर है, जो ऑस्ट्रिया है, इस ऑस्ट्रिया का वियना शहर जो है इसी किनारे पर है। इसके अलावा सर्बिया का बेलग्रेड जो है आपके, वो भी इसी के किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया का वियना हो गया, सर्बिया का बेलग्रेड हो गया, दोनों किसकी बाउंड्री पर है, दोनों आपके डेन्यूब नदी की बाउंड्री पर है। इसी को ग्रीन रिवर कहते हैं। और हंगरी में इसी पर क्या है आपके पुस्ताज घास के मैदान, ठीक है। एक आपके हंगरी की जो बुडापेस्ट राजधानी है वो भी इसी के किनारे पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बुडापेस्ट, बेलग्रेड और वियना तीनों इसी की बाउंड्री पर, डेन्यूब पर ना। टेम्स पूछूं आपसे, लंदन इसकी बाउंड्री पर है, ठीक है। आगे देखिए, हडसन पूछूं आपसे, न्यूयॉर्क जो है वो इसकी बाउंड्री के ऊपर, ठीक है। टाइबर पूछूं आपसे, रोम जो है वो इसकी बाउंड्री पर है। पेरिस की बात करें आपसे, कौन सा है, पेरिस जो है वो सीन नदी जो है इसकी बाउंड्री पर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हडसन जो हमारा ठीक आंसर हो गया, ध्यान रखिए, ठीक है। तो यहां पर आपका ये वाली क्लास यहां पर समाप्त होती है, ठीक है। अरे तुम्हारे सबके कमेंट दिख रहे थे मुझे रसूलुल्लाह, और तुम्हारे कमेंट देखो या मेरा क्लास पूरी कराऊं भाई। 80 सवाल मैंने पढ़ाया आपको, 80 का मतलब एक सवाल में 5 सवाल मैंने और पढ़ाया आपको। 400 क्वेश्चन पढ़ाए मैंने आपको लगभग 2 घंटे के अंदर, लगभग 2 आवर के अंदर 400 क्वेश्चन मैंने आपको निपटा दिए यहाँ पर आपके सामने। अब सुन लीजिए मेरी बात, कल तो है रसगुल्ला संडे, तो पहली बात तो कल सुबह 6 बजे आपको पूरा फरवरी जो का महीना है वो मैं आपको रिवाइज करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा फरवरी का महीना कल सुबह 6 बजे आपका रिवाइज होगा, महत्वपूर्ण क्लास होगी। पूरा फरवरी के टॉप 100 क्वेश्चन जो है वो मॉर्निंग में 6 AM जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। तो कल संडे को मॉर्निंग में 6 AM जो है वो टॉप 100 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, एक क्लास में 1 महीना, ठीक है। एक क्लास में 1 महीना। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा हुआ है तो कल चेक कर लेना कितने आपको याद है, कितना आपका स्कोर आ रहा है। नहीं पढ़ा हुआ है तो ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि ये टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। PDF कहाँ मिलेगी, तो पहले सुन ले मेरी बात है ना, ये टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब सुनिए दोस्तों, मंडे से क्या होने वाला है, मंडे से आपका पूरा वीक जो है, अब दिल भेज देना कमेंट बॉक्स में, आप जो आपके लिए किया मैंने। देखो मेरी मॉर्निंग में क्लास चलती है 6 बजे, ठीक है। फिर 10 बजे मेरी क्लास होती है ऐप के अंदर, फिर 3 बजे मेरी क्लास होती है ऐप के अंदर, और फिर 8 बजे मैं आपके सामने वापस खड़ा मिलूंगा यहीं पर। तो सुन लीजिए, एक सप्ताह बेमिसाल रहने वाला है, ठीक है। ये जो मार्च का जो वीक है आपके पहला, जो कि 2 मार्च से आपका चालू होने वाला है, 2 या 3 मार्च, 3 हो गई ना, 2 तो आज ही, 2 तो कल हो गई, 3 मार्च से आपका स्टार्ट होने वाला है। तो 3 मार्च को मंडे वाले दिन, 3 मार्च को मंडे वाले दिन शाम को 8 बजे जो पॉलिटी है आपकी, उसके 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाऊंगा शाम को 8 बजे। कब की बात है ये बात है मंडे की। किसकी बात है, मंडे की बात है। तो मंडे को शाम को 8 बजे यहीं पर इसी चैनल पर पॉलिटी के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैं डलवा भी दूंगा अलग अलग जगह आपके लिए, जिससे आपको सुविधा रहे। ट्यूसडे को आपके सामने ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन आएंगे ना, ट्यूसडे को ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा शाम को 8 बजे। वेडनेसडे को हिस्ट्री जो है आपके एंशिएंट मिडाइवल और आपके मॉडर्न, उसके 100 क्वेश्चन आपको शाम को 8 बजे पढ़ाने वाला हूँ। थर्सडे को साइंस के 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है इसके 100 क्वेश्चन आपको शाम को 8 बजे पढ़ाऊंगा। फ्राइडे को इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। अर्थव्यवस्था के 100 महत्वपूर्ण फैक्ट जो है वो आपको पढ़ाऊंगा शाम को 8 बजे, कब आपके फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। और शनिवार वाले दिन जो है 7 फेरों वाली सीरीज का 6ठा एपिसोड आपके लिए आने वाला है, जो कि ऑल इन वन होने वाला है। क्या ऑल इन वन होने वाला है, सब कुछ में मिलेगा आपको। जैसे आज वाली क्लास में आपको हिस्ट्री भी दिखा, ज्योग्राफी भी दिखा, पॉलिटी भी दिखा, इकोनॉमिक्स भी दिखा, स्टैटिक भी दिखा, आपके सब कुछ मिला, ऐसे इसमें मिलेगा। तो पूरा अगला जो एक वीक है आपके, उसमें शाम को 8 बजे वाली क्लास आपकी होगी। बहुत सारी डिमांड आपकी होती है, गुरुजी शाम वाली क्लास लिया करो, क्योंकि सुबह तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ आपको, शाम को जो है ये पूरा मार्च का महीना आपके लिए कुछ ना कुछ आने वाला है, ठीक है। ये मैंने आपके 1 वीक का शेड्यूल जारी कर दिया आपके सामने कि अगले 1 वीक में क्या होने वाला है वो आपके सामने। ये सारी क्लासेस शाम को 8 बजे आएंगी। मॉर्निंग 6 AM वाली क्लास लगातार चलेगी आपकी, मॉर्निंग 6 AM वाली क्लास मिलेगी आपको। बाकी शाम को ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, जैसे पॉलिटी के 100, अब पॉलिटी दोस्तों आपके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें से 100 क्वेश्चन निकाल के पढ़ाने मुझे, तो मोस्ट आपके जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो आपको पढ़ाऊंगा। इन सबको मिस मत करना, हो सके तो इन सबको एक कॉपी के अंदर जो है 15-20 पेज की कॉपी बना करके उन सबके अंदर इनको लिख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए, सुविधाजनक रहेगा। पेपर में इनको पढ़ के जाना है आपको, मुद्दा ये है, ठीक है। तो मंडे को पॉलिटी, ट्यूसडे को ज्योग्राफी, वेडनेसडे को हिस्ट्री, थर्सडे को साइंस, और फ्राइडे को इकोनॉमिक्स, और सैटरडे को आपके 7 फेरों का ऑल इन वन आपका रहने वाला है, ठीक है। चलिएगा, तो ये सूचना आपके लिए मेरी तरफ से। बाकी कल आपको मिलूंगा सुबह 6 बजे फरवरी का पूरा रिवीजन करवाने के लिए। आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि ये वाली आपके लिए जो है कैसी रहेगी, या आपकी सुविधा के लिए रहेगी। अच्छा, ये अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक काम कर दोगे आप मेरा, अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक काम कर देना, क्या करवाऊँ आपसे, काम क्या करवाऊँ आपसे अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अपना 14 मिलियन होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये जो चैनल है अपना उत्कर्ष क्लासेज, जहाँ पर मेरी सारी क्लासेस मिलने वाली हैं, आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारी टीम खुश हो जाएगी। वो मुझे बोलेंगे गुरुजी बहुत अच्छा रहा, आपने क्लास लगवा दी। क्योंकि उनका मोटिवेशन क्या है, देखो मेरा मोटिवेशन क्या है, मेरा मोटिवेशन आपको क्लासेस देना है, बेहतर तरीके से कंटेंट आप तक पहुंच जाए, जो जिस टाइम मैंने कहा उस टाइम पहुंच जाए, वो मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। आपका मोटिवेशन क्या है, आपको सिलेक्शन लेना है, वो आपका मोटिवेशन है। हमारी टीम का मोटिवेशन क्या है, उनका मोटिवेशन यही है कि वो जो नंबर्स है आपके वो बढ़ता हुआ उनको दिखाई देना, बढ़ता हुआ दिखाई दे। तो आप बस एक काम करना, जितने भी अभी लाइव हो, एक बार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वाली सारी क्लासों का वेट करना, मैं आऊंगा, आपसे मिलूंगा कल, आपकी सुबह 6 बजे क्लास होने वाली है। जय हिंद, थैंक यू। स्टार्ट।
अक्ल बादाम खाने से नहीं रसगुल्लों, जिंदगी में ठोकरे खाने से आती है। अगर आपके अंदर तलब है जीतने की तो आपकी जीत निश्चित है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित पूछता है और हम आपको बार बार जो इनको रिवाइज करवाते हैं। आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहेगा जनगणना 2011, सेंसस 2011। हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर बात को मेरी को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों जनगणना की जो शुरुआत होती है वो 1872 के अंदर होती है। उस समय आप जानते हो कि जो मेयो थे हमारे, वो कौन थे आपके, वो उस समय वायसराय थे। तो 1872 के अंदर मेयो वायसराय थे उस समय इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल पूछे आपसे कि भाई वैज्ञानिक आधार पे या दशकीय आधार पे जनगणना की शुरुआत कब होती है, तो वो 1881 के अंदर होती है। उस समय रिपन जो थे वो वायसराय थे। हर 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होगी, ये यहाँ पर तय होता है, ठीक है। जनगणना कराने के लिए जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं, सर्वोच्च अधिकारी को जनगणना आयुक्त कहते हैं, कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। और भारत के पहले जनगणना जो आयुक्त थे आपके, उनका नाम था WC प्लाउडेन, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके 1870 दोस्तों आपके यहां से जनगणना शुरू हो जाती है और 2011 की जो जनगणना थी आपके, वो क्रम में 15वें नंबर की गणना है। और स्वतंत्र दोस्तों भारत की बात करूं आपसे, मतलब कि 1951 से बात करें तो 1951 से वो 7वें नंबर की जनगणना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 वाली जनगणना कौन से नंबर की है, वो 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों 10 के आधार पर पूछूं आपसे तो वो 14वें क्रम की है ना, 10 के आधार पर 14वें क्रम की है। अगर कुल क्रमांक पूछे 15वां है और आपके इंडिपेंडेंट भारत की पूछूं आपसे 7वें नंबर की है। हर सवाल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों आपके भारत में 1911 से 21 का दशक जो आपके, इसको हम बोलते हैं महाविभाजक दशक बोलते हैं। यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या होती है, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है। 1911-21 के दशक में काल व महामारियों के प्रकोप होने के कारण जनसंख्या की वृद्धि दर आपकी न्यूनतम रहती है, जिसके कारण वर्ष 1921 को महाविभाजक वर्ष कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जनसंख्या बढ़ने की बजाय कमी यहां पर होती है तो इसको बोलते हैं महाविभाजक वर्ष कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2011 की जनगणना पूछूं आपसे, क्रम कौन सा, 15वें क्रम की गणना मैंने अभी आपसे कहा। इस समय हमारे आयुक्त कौन थे आपके, तो इस समय आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब आयुक्त थे आपके। आदर्श वाक्य पूछूं आपसे क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर जो है वो इस बार जो है आदर्श वाक्य था 15वें क्रम की, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 15वीं जनगणना 11 के तहत भारत की जनसंख्या 121.09 करोड़ थी, जो चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। और वर्तमान में आप सभी को बधाई हो, आप सभी के अथक प्रयास से भारत जो है पहला स्थान पर आ चुका है वर्तमान में। पर अगर पूछूं आपसे 2011 का जो सेंसस था उसमें भारत दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर आपका चीन था, ठीक है। देखिए दोस्तों यहां पर आपके सामने भारत में 1911 से 2001 के पूछूं आपसे जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, ये वृद्धि आपकी 21.54% होती है, ठीक है। और 2011 से आपके 2001 से 11 के बीच पूछूं आपसे, आपको ये ध्यान रखना है 17.7 है ना। आपके एग्जाम में पूछेगा कि 2001 से 11 के बीच में कितनी 10 की वृद्धि होती है, तो 17.7% की 10 की वृद्धि होती है, 10 वर्ष की वृद्धि है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सो महिलाओं की जनसंख्या पूछूं आपसे कितनी है, ये 48.53% जो आपके उसमें महिलाएं हैं। और पुरुष पूछूं आपसे 51.47% आपके, ये आपके पुरुष हैं, ठीक है। तो पुरुष कितने हमारी जनसंख्या में 51.47% है और महिलाएं पूछूं आपसे 48.53% है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछोगे सबसे बड़ा राज्य पूछा आपसे, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान, ठीक है। पहले मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ उससे अलग हुआ 2000 ईस्वी के अंदर, राजस्थान आपके टॉप पर आ गया, ठीक है। स्मॉलेस्ट राज्य पूछूं आपसे वो गोवा हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है, गोवा है, और बड़ा आपका राजस्थान, ठीक है। तो आपकी यूटी पूछूं आपसे बड़ा कौन सा लद्दाख है, और छोटा पूछे आपसे कौन सा लक्षद्वीप है, ये आपको क्षेत्रफल में ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गए, उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई, ऐसे आप इसकी ट्रिक याद कर सकते हो ना। उत्तर प्रदेश मतलब भारत की जनसंख्या का 16.51% आपके केवल उत्तर प्रदेश में है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर 9.28% आपके, बिहार तीसरे स्थान पर 8.6%, एरिया कम है जनसंख्या अधिक है इसलिए यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व आपके वो अधिक है, ठीक है। पश्चिम बंगाल 7.54% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, बिहार तीसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल आपके चौथे स्थान पर है। बस इतना याद कर लीजिए तो भी आपका एग्जाम हो जाएगा। 16.51% एक का तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, सिमी को अरुण गोवा में मिला, सुना देखो, सिमी को अरुण गोवा में मिला, ठीक है। तो उमा बिहारी के प्यार में अंधी हो गई और सिमी को अरुण गोवा के अंदर मिला, ठीक है। सिक्किम पहले स्थान पर, मिजोरम दूसरे स्थान पर, अरुणाचल प्रदेश तीसरे स्थान पर, गोवा आपके चौथे स्थान पर। सिक्किम की पॉपुलेशन पूछूं आपसे, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, सिक्किम है, 0.05% आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा स्थान मिजोरम का है 0.09%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश तीसरा स्थान है 0.11% है ना। और गोवा पूछूं आपसे 0.12%। तो ये आपको अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, न्यूनतम वाला कौन सा है, 4 तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपके सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछूं आपसे, 10 वर्ष में किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई है, ये केवल आप पहला याद कर लीजिए आपके, वो कौन सा है, मेघालय, कौन सा, मेघालय, ठीक है। केवल आप एक याद कर लीजिए मेघालय, आपको ध्यान रखना है। यहां पर जो ग्रोथ रेट है वो 27.9%। तो भारत की पूछूं आपसे तो भारत की 17.7% थी, जबकि मेघालय की 27.9% आपको ध्यान है, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर मिजोरम है। आप केवल एक नाम नोट कीजिए कि मेघालय भारत में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, आपके न्यूनतम वृद्धि पूछूं आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड से, न्यूनतम पूछा आपसे कहां पर हुई है, वो नागालैंड के अंदर हुई है। यहां पर दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कभी कम हुई है, ठीक है। देखो यहां पर -0.6%, यहां पर जनसंख्या बढ़ने की बजाय क्या हुई, कम हुई है। अगर सवाल पूछे कभी आपसे कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एकमात्र राज्य कौन सा जहां की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है, तो वो कौन सा, नागालैंड। सवाल
अच्छा ध्यान रखना, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि पूछूं आपसे मेघालय में, ठीक है, और जनसंख्या में आपके सबसे अधिक कमी कहां पर हुई है, वो आपकी ग्रोथ रेट कहां पर सबसे कम है, नागालैंड में, ये आपको ध्यान रखना है। -0.6% आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद केरल, फिर गोवा, फिर आंध्र प्रदेश आपके सामने, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगर पूछूं आपसे जनसंख्या घनत्व का 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं आपके, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, या फिर उसी को हम जो है जन घनत्व कहते हैं, ठीक है। तो भारत का 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर, मतलब कि 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 382 लोग भारत में एवरेज रूप से रहते हैं, ठीक है। अगर पूछूं आपसे सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा, दोस्तों आपके वो बिहार। मैंने आपसे कहा था क्षेत्रफल कम है, ये आपके पॉपुलेशन अधिक है, तो बिहार पहले स्थान पर आपको नोट करना है, ठीक है। बिहार का पॉपुलेशन पूछूं 1106 आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके बिहार में हमारे में 1106 लोग रहते हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल पूछूं आपसे, ये दूसरे स्थान पर है, केरल आपका तीसरे स्थान पर, यूपी चौथे स्थान पर, ठीक है। तो आपको केवल बिहार याद कर लीजिए, बिहार पहले स्थान पर है, किसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी मैंने आपसे कहा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा, यूपी, ठीक है। न्यूनतम वाला पूछूं आपसे तो आपके वो कौन सा, सिक्किम, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा 10 की वृद्धि दर वाला सर्वाधिक कहां पर आपके मेघालय में, न्यूनतम कहां पर हुई है, नागालैंड में, ठीक है। डेंसिटी पूछूं आपसे सर्वाधिक कहां पर हुई है, बिहार के अंदर, ठीक है। न्यूनतम डेंसिटी वाला पूछूं आपसे तो अरुणाचल प्रदेश, दोस्तों ना, यहां पर केवल आपके 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, ठीक है। जहां बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 लोग रहते हैं, वहीं पर अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर स्क्वायर में केवल 17 लोग रहते हैं, आपको ध्यान, ठीक है। मिजोरम 52, सिक्किम 86, मणिपुर 115, आप केवल अरुणाचल प्रदेश नोट कीजिएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो अरुणाचल प्रदेश है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछूं आपसे, दिल्ली है, आप जानते हो, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी पूछा आपसे, दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सवाल आपसे यहां पर ये पूछ ले कि भाई भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर, दिल्ली आंसर आएगा, ठीक है। जब तक आपसे राज्य ना पूछे तो आपको बिहार आंसर नहीं लिखना है। सवाल पूछे कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार आएगा, ठीक है। वरना भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा क्षेत्र आपके, तो दिल्ली है। बिहार की तुलना में भी 10 गुना दोस्तों अधिक है ना, बिहार से 10 गुना अधिक लोग जो हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में दिल्ली के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी आपके दिल्ली, और न्यूनतम कौन सा आपके लक्षद्वीप है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सर्वाधिक लिंग अनुपात दोस्तों राज्य, ठीक है। लिंग अनुपात बोलते हैं सेक्स रेशो को, मतलब कि 1000 पुरुषों के समक्ष भारत में कितनी महिलाएं, उसको बोलते हैं सेक्स रेशो, लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान में 11 के अनुसार हमारा जो सेक्स रेशो था आपके वो था 943, क्या था, 943 हमारा सेक्स रेशो था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं भारत में कहां पर सर्वाधिक सेक्स रेशो आपके, तो वो केरल के अंदर सर्वाधिक हमारे यहां पर लिंग अनुपात दोस्तों हमारे यहां पर है 1084, मतलब कि भाई साहब 1000 पुरुषों के ऊपर केरल में 1084 महिलाएं, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। 1000 पुरुष हैं, 1084 जो है वहां पर महिलाएं केरल के अंदर। केरल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, ठीक है। एकमात्र ऐसा राज्य केरल कौन सा है, केरल है आपके वो, जहां पर भारत में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है, केरल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, आंध्र प्रदेश तीसरे पर, मणिपुर, केवल आप केरल नोट कर लीजिए कि भाई भारत में सर्वाधिक सेक्स रेशो वाला राज्य कौन सा, केरल है, 1084 आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, ठीक है। और कहां पर न्यूनतम दोस्तों आपके पूछूं आपसे, वो हमारा हरियाणा, दूध घाट की नगरी आपके हरियाणा आपके, इसलिए दोस्तों हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कहां से, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया था। अब स्थिति यहां पर थोड़ी बेहतर हो रही है, ठीक है। हरियाणा पूछूं आपसे, यहां पर 1000 पुरुषों पर 879 महिला दोस्तों ना, 1000 पुरुषों पर 879 महिला, भाई साहब विकट समस्या रसगुल्ला, कुवारों की स्थिति बहुत खराब है, ठीक है। तो हरियाणा पहले स्थान पर, सिक्किम दूसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आपके सामने, यूपी भी रसगुल्ला ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो यहां भी दोस्तों आपके यहां भी 88 पुरुष आपके क्या एक्स्ट्रा है, ठीक है। 88 पुरुष उत्तर प्रदेश में भी एक्स्ट्रा, ध्यान रखना है ना। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल में, न्यूनतम कहां पर, हरियाणा में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 0 से 6 आयु पूछूं आपसे, तो बच्चों का पूछे आपसे, इसको बोलते हैं बाल लिंग अनुपात, बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, ठीक है। 0 से 6 ईयर के जो बच्चे हैं आपके, उनमें चाइल्ड सेक्स रेशो पूछूं आपसे, उसमें अरुणाचल प्रदेश आपके टॉप पर है 972 के साथ में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश उसमें टॉप पर है, और न्यूनतम पूछो कहां पर आपके, हरियाणा न्यूनतम आपके 834 है ना। तो बाल लिंग अनुपात में अरुणाचल प्रदेश टॉप पर है, और वैसे लिंग अनुपात पूछूं आपसे वहां पर केरल टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों लिटरेसी की बात करूं आपसे, कहीं कहीं आपको 74% भारत की लिटरेसी मिलती है, जो कि गलत दोस्तों आपके जो फाइनल आंकड़े जो आए थे ना, उस फाइनल आंकड़े में भारत की लिटरेसी जो है, साक्षरता जो है, वो 2011 के अंदर 73% आपको ध्यान रखनी इतनी थी, जिसमें पुरुष 80.09% थे और महिलाएं लिखना आपके ये आपके 64.60% महिलाएं थी। पुरुष और महिलाओं के बीच में लिटरेसी गैप आपके बहुत बड़ा है, जो कि एक विकट समस्या है ना। 80% यहाँ पर और यहाँ 64% के आसपास है। 73% भारत के अंदर लिटरेसी रेट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सर्वाधिक लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, आपके 7 वर्ष या उससे अधिक पे काउंट होती है लिटरेसी रेट, ठीक है। केरल में सर्वाधिक लिटरेसी रेट है आपके, और कितनी दोस्तों आपके 94%, ठीक है। मिजोरम दूसरे स्थान पर है, गोवा तीसरे पर है, त्रिपुरा आपके चौथे पर है। तो सर्वाधिक साक्षरता कहां पर, केरल में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम साक्षरता पूछूं आपसे वो कहां पर है, वो बिहार के अंदर, ठीक है। मिनिमम लिटरेसी पूछूं आपसे कहां पर, बिहार के अंदर है 61.80%, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो न्यूनतम लिटरेसी कहां पर, बिहार में, अधिकतम लिटरेसी कहां पर आपकी, वो छापना केरल के अंदर है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, वो कहां आपके, वो हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर आपके सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर आपके 90% आपके, मतलब दोस्तों यहाँ की जो 90% जनसंख्या है वो गांव के अंदर रहती है ना। बिहार दूसरे स्थान पर है 88.7%, ठीक है। असम तीसरे स्थान पर है, ओडिशा आपके चौथे स्थान पर है। उस राज्य की जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा नगर में
रहता है और कितना बड़ा हिस्सा आपके गांव में रहता है, उसके अनुसार जो है ये रूरल पॉपुलेशन की बात हुई है। ठीक है, तो ग्रामीण जनसंख्या पूछूं आपसे, हिमाचल प्रदेश टॉप पर है, बिहार आपके दूसरे पर। ठीक है, और जो शहरी आपके नगरीय पूछूं आपसे, अर्बन पॉपुलेशन पूछा आपसे, इसमें गोवा टॉप पर है। सो गोवा की 62% जनसंख्या जो है वो शहर के अंदर नगर में रहती है ना, तो गोवा यहाँ पर टॉप है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सर्वाधिक दोस्तों आपके नगरीय जनसंख्या वाले दोस्तों राज्य पूछूं आपसे, दोस्तों राज्य पूछा आपसे, ये 100% आपके सामने गोवा हो गया 62.2%। गोवा की जो जनसंख्या है उसका 62% जो है वो आपके नगर के अंदर रहता है। ठीक है, पर दोस्तों यहाँ की पॉपुलेशन कम है आपके, इसलिए इसका 62% आपके अधिक नहीं आने वाला। आपके सवाल पूछे कि भाई सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या दोस्तों किस राज्य में आपके नंबर से पूछूं आपसे, तो वहां पर महाराष्ट्र। परसेंट पूछे आपसे तो गोवा आएगा, परसेंट में गोवा आएगा। अगर नंबर की बात करें आपसे सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर रहती है, काउंटिंग अगर करूं मैं आपके तो लिखना वो महाराष्ट्र में है 5.08 करोड़। ठीक है, सवाल ध्यान से सुनना, सर्वाधिक जनसंख्या वाला परसेंट गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछूं आपसे कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य पूछे आपसे तो वह महाराष्ट्र पहले स्थान पर, यूपी आपका दूसरे स्थान पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट आपके सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला राज्य। ठीक है, जहां पर सर्वाधिक एससी जनसंख्या आपकी वो राज्य कौन सा, आपके उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लगभग आपके 4.25 करोड़ आपके एससी पॉपुलेशन जो है यहाँ पर रहती है। पश्चिम बंगाल आपके दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो इसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर, आपको ध्यान रखना है किसमें, सर्वाधिक एससी, जबकि शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन आपके वो नंबर के हिसाब से सर्वाधिक कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और दोस्तों सवाल पूछूं आपसे, सर्वाधिक दोस्तों 80% पूछा आपसे, मतलब उस राज्य में अगर 100 लोग रहते हैं तो 100 में से कितने परसेंट दोस्तों एससी आपके वो सर्वाधिक कहां पर है, वो पंजाब में। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपके यहाँ पर 100 में से 31.9 लगभग 32 लोग जो आपके वो एससी हैं। ठीक है, तो पंजाब में सर्वाधिक परसेंट के हिसाब से एससी है, और वहां आपके पूछूं आपसे उत्तर प्रदेश में आपके नंबर के हिसाब से हेड काउंटिंग में आपके उत्तर प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वाधिक दोस्तों एसटी जनसंख्या वाला पूछूं आपसे वो कौन, आपके ये एससी एसटी वाले सवाल एग्जाम में आजकल पूछते हैं, क्योंकि यही सवाल का स्कोप है आपके नया जो है कि एसटी वाला पूछेगा। सर्वाधिक दोस्तों एसटी पूछूं आपसे, शेड्यूल ट्राइब पूछे आपसे, अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, उसमें दोस्तों हेड काउंटिंग में कौन पहले स्थान पर, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ पर लगभग आपके 1.5 करोड़ जो है आपके वो एसटी पॉपुलेशन यहाँ पर। ठीक है, और वहीं आपके पूछूं आपसे परसेंट दोस्तों आपके उस राज्य की जो जनसंख्या उसका परसेंट निकाल के पूछा आपसे, तो मिजोरम आपके, मतलब मिजोरम में अगर 100 लोग हैं तो वहां पर 94 लोग जो है किसमें आते हैं, एसटी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है, तो परसेंट में मिजोरम टॉप पर है। अगर पूछे आपसे तो आपके हेड काउंटिंग में पूछूं आपसे, नंबर के हिसाब से पूछे आपसे, मध्य प्रदेश टॉप पर। ठीक है, तो एससी में आपके हेड काउंटिंग में यूपी टॉप पर है, परसेंट में पंजाब टॉप पर है। एसटी में आपके हेड काउंटिंग में एमपी टॉप पर है, परसेंट में आपका जो है वो ये आपके मिजोरम टॉप पर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंख्या दोस्तों पूछूं आपसे, जनसंख्या में यूपी टॉप पर है, सिक्किम दोस्तों आपके क्या है, आपके अंतिम स्थान पर। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पूछूं आपसे, वहां से आपके बिहार टॉप पर है, अगर कुछ भी ना लिखा हो दिल्ली टॉप पर है, और अंतिम स्थान आपके अरुणाचल प्रदेश का। ग्रोथ रेट पूछे आपसे, वहां पर आपके ग्रोथ रेट में मेघालय टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर नागालैंड आपके माइनस ग्रोथ रेट। लिटरेसी पूछूं आपसे, लिटरेसी तो पूछा आपसे केरल टॉप पर है, और अंतिम स्थान पर आपका बिहार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एससी पूछूं आपसे यूपी आपके नंबर में टॉप पर है, और आपके परसेंट में पंजाब टॉप पर है। ठीक है, एसटी पूछूं आपसे नंबर में मध्य प्रदेश टॉप पर है, और परसेंट में आपका कौन टॉप पर, आपके परसेंट में जो है उस आपके मिजोरम टॉप पर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिंगानुपात पूछूं आपसे केरल टॉप पर है आपके, और परसेंट और आपके न्यूनतम पूछूं आपसे हरियाणा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारा जनसंख्या वाला चैप्टर आपके सामने था, मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हर पॉइंट जो बता दूं यहाँ पर, इसको आपको 2-3-4 बार जब आप सुन लोगे ना तो निश्चित मानना ये जनसंख्या वाला टॉपिक जो सवाल निकालता है पेपर में वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब स्वागत है आपका, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, एक कमेंट बॉक्स में दिल भेज देना, बाकी स्वागत है आपका फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर। स्टार्ट। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मोदी कैबिनेट 3.0 में कैबिनेट मंत्री कौन कौन से बने हैं ये आपके सामने दोस्तों आने वाला है, और ध्यान रखना सफलता मेहनत करने वालों पर अपनी जान लुटाती है। मोदी कैबिनेट 3.0 आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण सवाल होगा, इसको 2-4-5 बार पढ़ लीजिएगा आप लोग जो है, निश्चित आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। मोदी कैबिनेट 3.0 के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो आपके सामने। ठीक है, शुरुआत दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 30वीं बार प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, उनके पास कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसके अलावा जो परमाणु ऊर्जा विभाग है और जो स्पेस डिपार्टमेंट है वो मोदी जी के पास। ठीक है, वहीं दोस्तों राजनाथ सिंह के पास पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इस बार तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में। ठीक है, वहीं दोस्तों अमित शाह जी के पास पहले गृह मंत्रालय था आपके, वही होम मिनिस्ट्री किसके पास में, अमित शाह जी के पास। ठीक है, नितिन गडकरी पूछूं आपसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पहले भी दोस्तों यही मंत्रालय इनके पास था, इस बार भी आपकी यही मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, जेपी नड्डा पूछूं आपसे हेल्थ दोस्तों मिनिस्ट्री इनके पास में, इससे पहले दोस्तों कांग्रेस, इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष कौन थे, जेपी नड्डा थे, इस बार भारत में आपके हेल्थ मिनिस्टर कौन बन चुके हैं, जेपी नड्डा साहब बन चुके हैं। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान पूछूं आपसे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान है, वर्तमान में ये भारत के कृषि मंत्रालय इनके पास आ चुका है। निर्मला सीतारमण जी पूछूं आपसे, ये पहले भी साथियों वित्त मंत्री थी भारत की, अब भी इस बार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इनके पास में। ठीक है, इसी प्रकार साथियों जयशंकर जो है हमारे, वो पहले भी विदेश मंत्रालय था उनके पास में, इस बार भी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास में है ना। मनोहर लाल खट्टर पूछूं आपसे, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आपके मनोहर लाल खट्टर जी हैं, इस बार दोस्तों उनको मोदी कैबिनेट 3.0 में शामिल किया है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स महुआ जो है, आवास और शहरी मामलात मंत्रालय जो है उसमें शामिल दोस्तों किया है, और बिजली आपके पावर मिनिस्ट्री भी इनके पास में। ठीक है, एचडी कुमारस्वामी की बात करूं आपसे तो हैवी
इंडस्ट्री मिनिस्ट्री इनके पास में, और जो इस्पात मंत्रालय वो भी इनके पास में, ठीक है। तो पीयूष गोयल की बात करूं, आपके पीयूष गोयल जो आपके कॉमर्स एंड आपके जो इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो पीयूष गोयल के पास में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान आपके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इनके पास दोस्तों ना। जीतन राम मांझी पूछूं आपसे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज जो है वो इनके पास में, ठीक है। लल्लन सिंह पूछूं आपसे पंचायती राज मंत्रालय इनके पास में। इसके अलावा पशुपालन लाइव स्टॉक और आपके डेयरी आपके मत्स्य मंत्रालय जो है वो भी इनके पास है। सर्बानंद सोनेवाल पूछूं आपसे, पहले दोस्तों शिपिंग मिनिस्ट्री इनके पास में थी, इस बार भी आपके बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय जो है ये अभी इनके पास में, ठीक है। वीरेंद्र कुमार जी के पास में सामाजिक दोस्तों न्याय मंत्रालय जो है वो इनके पास में। मोदी कैबिनेट 3.0 के सबसे युवा मंत्री कौन, आपके राम मोहन नायडू जी हैं। और आपके जो विमानन मंत्रालय जो है एविएशन मिनिस्ट्री इनके पास में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद प्रहलाद जोशी जो इनके पास में कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री उपभोक्ता मामलात मंत्रालय जो है वो प्रहलाद जोशी जी के पास में, ठीक है। वहीं साथियों जनजाति मंत्रालय पूछूं आपसे, यह है पहले साथियों आपके मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अर्जुन मुंडा जी के पास में था। इस बार दोस्तों आपके जो है अर्जुन मुंडा जी जो है वो चुनाव खूंटी से हार चुके हैं, तो उनके स्थान पर जुएल ओराम को ट्राइबल मिनिस्ट्री प्रदान की है, ठीक है। गिरिराज सिंह पूछूं आपसे, टेक्सटाइल या कपड़ा मंत्रालय किसके पास में, गिरिराज सिंह के पास में, ठीक है। अश्विनी वैष्णव पूछूं आपसे, इससे पहले भी रेल मंत्री थे आपके, वर्तमान में भी कौन रेल मंत्री आपके, अश्विनी वैष्णव है। रेल मंत्री सूचना प्रसारण मंत्री जो है वो अश्विनी वैष्णव है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया पूछूं आपसे, इससे पहले आपके एविएशन मिनिस्ट्री थे, अब जो उस पोस्ट पर आपके राम मोहन नायडू जी आपके, इस बार दोस्तों इनको टेलीकॉम मिनिस्टर आपके और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का मिनिस्टर जो है वो इनको अपॉइंट किया है, ठीक है। तो पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय इनके पास में ना। भूपेंद्र यादव पूछूं आपसे, इससे पहले भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री थे हमारी, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय जो है परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव जी आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद साथियों गज्जू बन्ना की बात करूं आपसे, गजेंद्र शेखावत की बात करूं आपसे, जोधपुर से सांसद हैं, ये भारत के पहले जल शक्ति मंत्री थे। इस बार आपके कल्चर मिनिस्टर और टूरिज्म मिनिस्टर जो आपके संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इनके पास में, ठीक है। वहीं साथियों आपके महिला और बाल विकास मंत्री कौन बन चुकी हैं, अन्नपूर्णा देवी बन चुकी हैं। इससे पहले मोदी कैबिनेट 2.0 में आपके अमेठी से जीत कर आती है स्मृति ईरानी जी, वो भारत की महिला बाल विकास मंत्री बनती हैं। इस बार साथियों वो चुनाव हार गई और अन्नपूर्णा देवी आपके चुनाव जीत करके क्या बन चुकी हैं, महिला बाल विकास मंत्री बन चुकी है। किरण रिजिजू की बात करूं आपसे, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री इनके पास में और संसदीय कार्य मंत्रालय जो है वो भी किरण रिजिजू के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हरदीप सिंह पुरी पूछूं आपसे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से हरदीप सिंह पुरी जी के पास में आपको नोट करना है, ठीक है। मनसुख मंडाविया पूछूं आपसे, लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री किसके पास में, मनसुख मंडाविया जी के पास में। और युवा मामला और खेल मंत्री भी कौन है, वो भी आपके मनसुख जी है, ठीक है। जी किशन रेड्डी पूछो दोस्तों आपसे, तो कोयला और खान मंत्री कौन आपके, तो कोल और माइन मिनिस्टर आपके जी किशन रेड्डी दोस्तों आपके। और चिराग पासवान यूथ आप जानते हो, चिराग पासवान दोस्तों आपके, इनके पास में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके पास में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इनके पास में। और सी आर पाटिल दोस्तों पूछूं आपसे, इनको भारत का इस साल जो है जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सो मोदी कैबिनेट 3.0 के भारत के कैबिनेट मिनिस्टर आपके सामने, इनको ध्यान से सुनिएगा, सो बार-बार पढ़ लीजिएगा और अब कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज दीजिए। फिर दोस्तों हम शुरुआत किसी करते हैं, फूल पत्ती वाली क्लास की शुरुआत करते हैं। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। चलिए दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास की ओर चलते हैं। जय हिंद।